चलो अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, है ना। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मतलब एक किसी को ट्रांसफर कर सकता है, वो दूसरा किसी तीसरे को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। ट्रांसफरेबल है तो क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन पढ़ पढ़ के रिवीजन करेंगे आराम आराम से, ठीक है। बस साथ बने रहना और आप एक्टिव रहना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, उसको अपन इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं ना। द वर्ड इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच इज फ्रीली नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का क्या मतलब होता है, ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय मेयर डिलीवरी, या तो डिलीवरी से, मैंने उसको डिलीवरी कर दिया मतलब उसके सुपुर्द कर दिया उसके हाथ में, उसको डिलीवरी बोलते हैं। या फिर इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। इंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है, इंडोर्समेंट का ये मतलब होता है एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट, कि मैं ऐसे साइन करके आपको देता हूं, मतलब एक तरीके का स्पष्टीकरण आप समझ लो। जैसे हम सर्टेन कर लेते हैं ना बात को, लिख करके साइन करके, उसको इंडोर्समेंट बोलते हैं। इंडोर्समेंट पता है, या तो किसी पर्सन का नाम लिख के भी हो सकता है, या बिना नाम लिखे भी इंडोर्समेंट हो सकता है। मतलब मैंने किसी का नाम लिखा या सीधे बियरर को भी अगर मैंने इशू कर दिया, अगर मैंने साइन करके प्रॉपरली उसको एक्नॉलेज किया तो उसको इंडोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक क्लियर हुआ क्या बोला, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना। इंस्ट्रूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट होता है, फ्रीली नेगोशिएबल, ट्रांसफरेबल होगा, और मेयर डिलीवरी या फिर इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से क्या होगा, ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हो रही है। चलो इसके बाद द एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक्ट नहीं डिफाइन करता, लेकिन सेक्शन 13 क्या प्रोवाइड करता है कि सिर्फ 3 काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे कवर होंगे। 3 काइंड कौन कौन से, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक, ठीक है। ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे, क्योंकि ट्रांसफरेबल जैसे ही मैंने बोल दिया, डॉक्यूमेंट बोल दिया, इंस्ट्रूमेंट बोल दिया, तो ऐसे तो बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो नेगोशिएबल माने जा सकते हैं और होते भी हैं। जैसे देखो हुंडी, पता है क्या हुंडी क्या होता है, जब बहुत पुराने के पुराने जमाने में हुंडी क्या होता था, सिंपल एक कागज में लिख देते थे कि इसको इतने पेएबल है वगैरह वगैरह, बस वो कागज कोई भी किसी को दिखा दे। फॉर एग्जांपल मैंने हुंडी इशू कर दी, किसी का नाम नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा है 10 लाख रुपए पेएबल, तो मैंने आपको दिया, हो सकता है आप किसी और को दे दो, वो किसी और को दे दे, वो मेरे पास जो भी आएगा मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हुंडी पहले क्या है, कच्चे कागज पे बहुत पहले चलता था, अब नहीं चलता। एक ट्रेजरी बिल होता है, ठीक है। ट्रेजरी बिल में भी अपन पूरा स्पेसिफाई करते हैं, तो वो भी इधर से उधर अपन नेगोशिएट कर देते हैं। एक बियरर डिबेंचर, देखो डिबेंचर में क्या होता है कि आजकल हर डिबेंचर में क्या होता है, नाम होता है, कि जैसे शेयर में नाम होता है कि ये शेयर इसको अलॉटेड है, वैसे डिबेंचर किसी व्यक्ति को अलॉटेड। लेकिन अगर किसी को अलॉटेड नहीं है, सिर्फ बियरर है, जो दिखाएगा उसको पेमेंट मिल जाएगा, तो बियरर डिबेंचर। फिर रेलवे रिसीट एक चीज होती है, ठीक है। इसके अलावा डिलीवरी ऑर्डर्स होते हैं, बिल ऑफ लेडिंग होता है, सामान मतलब सामान वहां से डिलीवरी लेने या ले जाने के लिए भी एक बिल ऑफ लेडिंग दिखाना पड़ता है, ठीक है। ये सब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और भी बहुत सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं कस्टम या फिर यूजेज के बेस पे। कस्टम का क्या मतलब होता है, रिवाज। जैसे हमारे यहाँ रिवाज है, हमारे यहाँ राजा महाराजा के टाइम से एक चीज चलती आ रही है तो वो अभी तक फॉलो हो रही है, उसको कस्टम बोलते हैं। तो कस्टम या यूजेज के हिसाब से बहुत सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, लेकिन हमारे चैप्टर के लिए काम का क्या है, इस एक्ट में सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक को ही हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना है। चलो डेफिनेशन क्लियर हो रही होगी, याद भी होते जाएगा साथ साथ। देखो डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट होता है, फ्रीली नेगोशिएबल होता है, या तो मेयर डिलीवरी से हो जाए या इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी दोनों से हो जाए। बहुत बढ़िया। फिर 3 काइंड ऑफ ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। और भी होते हैं 3-4 याद रख लेना, हुंडी, रेलवे रिसीट, बियरर डिबेंचर, ये सब भी, लेकिन इसको हमारे इस एक्ट में नेगोशिएबल नहीं मानेंगे। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एसेंशियल मतलब कि ये सब मौजूद होना चाहिए, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं है तो इसको नेगोशिएबल नहीं बोला जाएगा। देखो कितना सिंपल है। सबसे पहले राइटिंग में होना चाहिए ना, सिर्फ बोल करके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं इशू होगा कि मैंने उसको सिर्फ फोन लगा के बोल दिया, नहीं, राइटिंग में होना चाहिए। दूसरी बात है आपकी सिग्नेचर भी होना चाहिए ना, साइन बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, ये तो डेफिनेशन से ही क्लियर है कि फ्रीली ट्रांसफरेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद टाइटल किसी भी डिफेक्ट से फ्री होता है, मतलब किसी भी डिफेक्ट से, ऐसा नहीं है कि भाई मेरा टाइटल ही उसमें नहीं है तो मेरा जो टाइटल है वो
फ्री होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझ लो, देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पता क्या होता है, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट अपन याद करें तो उसमें पता क्या बोलता था कि नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, मतलब, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो इशू कर रहा है ना, हो सकता है उसका टाइटल गुड ना हो, मतलब बैड टाइटल वाला भी इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकता, हो सकता है कि जो रिसीवर है उसका गुड टाइटल हो देने वाले से, मतलब इशू करने वाले से। लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट से ये डिफर करता है। मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में तो क्या है कि आपके पास जो अगर बेटर टाइटल नहीं है तो अपने से बेटर टाइटल आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर नहीं कर सकते, नेगोशिएबल में आप कर सकते हो। इसीलिए होल्डर का टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए, लेकिन गुड टाइटल उसका, मतलब जिसको दे रहे हो उसका हो सकता है मेरा बैड टाइटल हो, ये चलेगा। फिर कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब क्या होता है, मैंने इसको दिया, इसने उसको दिया, उसने पूरे क्लास में घूम गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितनी भी बार, जब तक उसका सेटिस्फेक्शन, मतलब जब तक उसका पेमेंट नहीं आता, जब तक कितनी भी बार वो क्या हो सकता है, घूम सकता है। इसीलिए नंबर ऑफ टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम ट्रांसफर हो सकता है टिल इट्स सेटिस्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अनकंडीशनल प्रॉमिस मतलब क्या है, कंडीशन लगा दोगे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जैसे मेरी मर्जी हुई तो दूंगा, कल बारिश हुई तो पैसे दूंगा, या फिर इसकी शादी इतने इतने टाइम में हो गई, ये मतलब ये क्या है ना, ऑलमोस्ट क्या हो गया, ये सब कंडीशनल है और ये पता है हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन मान लो मैंने ऐसे बोला कि इस फलाने व्यक्ति की जब डेथ हो जाएगी उसके बाद पेमेंट दूंगा, तो वो सर्टेन है, पता है, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पर अनकंडीशनल प्रॉमिस की बात हो रही है। तो कंडीशन ऐसी नहीं लगा सकते भाई जो हमारे हाथ में नहीं, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, मतलब वो सर्टेन होना चाहिए। डेथ सर्टेन है भाई, जब होगा जब पेमेंट दे दूंगा, तो ये अनकंडीशनल नहीं, ये कंडीशनल नहीं हुआ, ये अनकंडीशनल हुआ। इसलिए एक अनकंडीशनल प्रॉमिस या ऑर्डर आता है कि मैं पे, या तो मैं ऑर्डर करूं या फिर मैं खुद, जैसे प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है, मैं खुद अंडरटेक करता हूं कि मैं पेमेंट कर दूंगा। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, हम किसी को ऑर्डर देते हैं कि तेरे को पेमेंट करना पड़ेगा और फिर वो एक्सेप्ट करता है, तो इसीलिए लिखा हुआ है अनकंडीशनल प्रॉमिस या फिर ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद द प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मस्ट कंसिस्ट ओनली मनी, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने क्या बोला कि मैं आपको गोल्ड दे दूंगा, नहीं चलेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसों की बात आ रही है, मतलब जब भी ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ पैसा लेने या देने की बात आएगी, कोई काइंड वगैरह में चीज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद सम पेबल एट द टाइम ऑफ पेमेंट द पेई मस्ट बी सर्टेन, मतलब जब हम पेमेंट दे रहे हैं, जब पेई सर्टेन होना जरूरी है कि भाई इस पर्टिकुलर व्यक्ति को ही पेमेंट देना है, तो जब पेमेंट हो रहा है तो पेई सर्टेन होना चाहिए। उसके बाद द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, मियर ड्रॉइंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट अ लायबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि ना, मैंने सोचा कि मैं ना पेमेंट दूंगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये तेजस को पेमेंट दूंगा, मैंने ऐसा सोचा, मैंने इसके नाम का चेक वेक सब बिल वगैरह बना के रख लिया, लेकिन फिर मेरे को इसकी हरकतें पसंद नहीं आई, तो मैंने क्या किया कि इसको अपनी जेब में रख लिया, इसको डिलीवरी ही नहीं दी, है ना। अब मान लो कि ये मेरे घर पे आया और इसने वो चेक देख लिया कहीं पे, कह रहे ये तो मेरे नाम का चेक है, और इसने जाकर के क्या किया, बैंक में दे दिया, तो नहीं चलेगा। या फिर ये बिल अगर ये ऑनर करवाने आया तो भी नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब जरूरी पता क्या है, डिलीवरी मेरे को देनी, मतलब आपस में एक्सप्रेस करके मेरे को देनी पड़ेगी। अगर मान लो कि मैंने सिर्फ उसको सामने से नहीं दिया और फिर रख लिया अपनी जेब में, तो वो ऐसे कहीं से मिल गया तो लेकर के नहीं जा सकता, डिलीवरी जरूरी है। बात पकड़ में ही क्या बोल रहा हूं, मतलब मेरे को उसको डिलीवर करना जरूरी है, ठीक है, ये जरूरी है। अगर मान लो मैंने उसको लिख करके अपने पास ही रख लिया और उसको डिलीवर नहीं किया, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको डिलीवरी नहीं मानेंगे और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं मानेंगे। यहां तक क्लियर है क्या, कोई दिक्कत आ रही है? तो चलो अब अपने को ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका अपन ने शॉर्ट फॉर्म क्या बनाया, TCW के फंड, ठीक है। और थोड़ा खराब सा शॉर्टकट है, फंड से याद कर लो, TCW से याद कर लो, ठीक है। देखो CW से क्लास वर्क याद कर लो, TCW फंड से याद हो जाएगा। देखो F से क्या होगा, F से फ्री फ्रॉम डिफेक्ट का F, ठीक है। U से क्या आया, अनकंडीशनल प्रॉमिस, ठीक है, U। फिर N से क्या आया, N से आया अपना, एक सेकेंड, नंबर ऑफ टाइम्स। D से आया डिलीवरी और S से आया साइन, ये हो गया फंड्स। और फिर TCW क्या है, T से क्या हुआ, ट्रांसफरेबल, फिर एक C से हो गया सर्टेनिटी और W से आया रिटर्न, ठीक है। तो फंड्स TCW से अपन इसको याद करेंगे कि क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। सबसे पहले F से आया फ्रीली, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट F। फिर U से आया या अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है U। N से क्या आया, एनी नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो सकता है भाई, ट्रांसफर हो सकता है। D से आया डिलीवरी, S से आया साइन होना जरूरी है। फिर TCW, T से ट्रांसफरेबल, C से सर्टेनिटी और W से राइटिंग। याद हो गया?
चलो, तो यहां तक अपन ने बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, और निमोनिक बना के उसको याद भी कर लिया। अब अपन ने तीन अपन ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़े, मतलब पढ़ने वाले हैं प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो सबसे पहले अपन प्रॉमिसरी नोट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, प्रॉमिसरी नोट का क्या मतलब होता है। प्रॉमिसरी नोट का मतलब ये होता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको पे कर दूंगा। जैसे मैंने ये सेजल को बोला कि मैं तेरे को इतना 3 महीने के बाद ये अमाउंट पे कर दूंगा, ठीक है, तो ये मैं इसको प्रॉमिस कर रहा हूं, ठीक है, इसका नाम भी लिख दिया। तो अब ये जो प्रॉमिस है ये मेरे को, ये अनकंडीशनल प्रॉमिस है जो मैं इसको कर रहा हूं कि मैं आपको पे कर दूंगा इतने इतने टाइम के बाद, ठीक है, इसको बोलते हैं। मतलब यहां पर क्या है पता है, जो लिख रहा है ना उसी के पास लाइबिलिटी है कि इसको पे करना है, ये बात याद रखना। मतलब मैं लिख रहा हूं ना कि मैं इतने तारीख को इतने इतने पैसे इसको पे कर दूंगा, तो ये क्या है, मैं इसको अंडरटेक कर रहा हूं, मतलब ये मेरी लाइबिलिटी आ गई जो लिख रहा है उस डॉक्यूमेंट को। अब देखना, अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, पहले तो लिखना जरूरी है, नॉट बीइंग अ बैंक नोट या फिर करेंसी नोट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, आपने कभी ना वो गांधी जी वाले नोट देखे ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन अदा करता हूं। इसका क्या मतलब है कि क्या हो रहा है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो क्या कर रहा है, एक प्रॉमिस टू पे कर रहा है कि भाई जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको पे कर दिए जाएं ये 500 रुपए। तो मतलब क्या है, धारक मतलब बियरर, उसको मतलब उसको पे करने का प्रॉमिस करता हूं, तो वो भी प्रॉमिसरी नोट है। लेकिन पता है वो कैसा है, बियरर इंस्ट्रूमेंट है। बियरर का मतलब पता क्या होता है, जिसके पास है वो लेकर के जाएगा, उसको पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अगर मान लो इंसान, मतलब अपन जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोग ही बियरर प्रॉमिसरी नोट इशू करने लग गए, तो एक बात बताओ कि एक पैरेलल करेंसी नहीं चालू हो जाएगी। आप मेरा दिमाग लगाना, मैंने क्या बोला कि जिसके पास भी ये होगा ना उसको मैं 500 रुपए देने का वचन देता हूं, ये इसके पास हुआ, इसके पास हुआ, तो नोट ही हो गया ना। मतलब आप घुमाते रहना उसको, ये किसी और को दे देगी, बियरर को भी ऐसे, तो पता है ये करेंसी की तरह यूज हो जाएगा। समझ आया मैंने क्या बोला। इसीलिए बियरर प्रॉमिसरी नोट जो होता है, जो ना पेबल टू बियरर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही इशू कर सकता है, सिर्फ बैंक ही इशू कर सकता है, हर कोई इशू नहीं कर सकता। लॉजिक समझ में आया मैंने क्या बोला। अगर मैंने प्रॉमिसरी नोट, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं बियरर को पे कर दूंगा, तो ऐसे तो ये नोट की तरह यूज हो गया ना। अब जिसके पास होगा तो ये तो चलाते जाएंगे, क्योंकि सेटिस्फेक्शन का है, ये 500 का काम इसने इसको पकड़ा दिया, उसने उसको पकड़ा दिया, क्योंकि बियरर को ही पेमेंट होना है। तो इसीलिए प्रॉमिसरी नोट कभी भी बियरर, मतलब पेबल टू बियरर कोई आम इंसान इशू नहीं कर सकता, उसको बैंक ही इशू करेगा। आया समझ में क्या बोला मैंने। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि वो बैंक नोट या फिर करेंसी नोट नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे बैंक नोट करेंसी नोट क्या होता है, अलग अलग क्या होता है। देखो, बैंक नोट पता है जो बैंक इशू करता है, करेंसी नोट सेंट्रल गवर्नमेंट। आप बोले गवर्नमेंट कैसे इशू करेगी, अभी नहीं करती है। पहले के जमाने में जो 1 रुपए का 2 रुपए का नोट होता था ना, वो गवर्नमेंट इशू करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो बड़े बड़े नोट है वो बैंक इशू करती थी। अब तो सारे के सारे क्या करती है, अपने आरबीआई इशू करती है। तो बैंक नोट ये होता है जो बैंक इशू करती है, करेंसी नोट जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है ना। लॉजिक आया समझ में। फिर कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कोई कंडीशन नहीं लगाऊंगा, मतलब ये नहीं बोलूंगा कि यार ये आप ऐसा कर दोगे है ना, कल बारिश हो जाएगी, तो फिर ये तो फिर कंडीशनल हो गया। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होना चाहिए, साइन बाय द मेकर। मेकर का क्या मतलब होता है, मेकर मतलब जो साइन कर रहा है, जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पे कर दूंगा, तो मेकर। सर्टेन सम, ये सर्टेन सम बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ साफ लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं लिख सकते 10,000 से 15,000 के बीच में जो मर्जी हुई कर दूंगा, नहीं, साफ साफ लिखना है 10,000, 15,000, 50,000 लिखना पड़ेगा, सर्टेन सम, ठीक है। उसके बाद ओनली टू, या फिर आर टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, मतलब या तो ये सेजल का नाम लिख दिया तो सेजल, या फिर मैं बोलूंगा सेजल ऑर्डर देगी कि मान लो किसी और को ये गहना को इशू करना है, तो इसने ऑर्डर दिया मेरे को, तो उसके ऑर्डर पे जिसका नाम लिखेगी ऑर्डर पे, फिर उसको मेरे को पेमेंट देना पड़ेगा। तो या तो एक स्पेसिफाइड पर्सन, या फिर उसके ऑर्डर पे जिसको उसने ऑर्डर दिया कि चलो मेरी जगह इसको पे कर देना, तो वो ऑर्डर दे रही है ना। आर टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, आर टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। ये हो गया आपका पूरा का पूरा प्रॉमिसरी नोट, मतलब या तो बियरर को है ना, या तो फिर ऑर्डर पे, या फिर उस सर्टेन पर्सन को। तो प्रॉमिसरी नोट क्लियर हुआ, लॉजिकली क्लियर हुआ, क्या बोल रहा हूं मैं। तो प्रॉमिसरी नोट में कीवर्ड क्या क्या हो, देखो, प्रॉमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट होता है राइटिंग में, हर जगह राइटिंग जरूरी है, बिना राइटिंग के कुछ नहीं होता। चैट बॉक्स में थोड़ा हाई वाई लिखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी को। राइटिंग होना चाहिए, राइटिंग में वो बैंक नोट करेंसी नोट ने, मेरे साथ साथ याद कर लो क्योंकि ये टेक्निकल चैप्टर है, इसको समझ के फिर याद किया जाता है, डायरेक्टली रट्टे में कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब एक एक चीज अपन देखो, एक एक वर्ड को अपन
पढ़ रहे हैं, देखो सबसे पहले राइटिंग में, दूसरी बात है बैंक नोट करेंसी नोट नहीं होना चाहिए, एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कंडीशन नहीं लगा सकता, मेकर साइन करेगा कि मैं सर्टेन सम पे करता हूं, या तो किसी एक पर्सन को या उसके ऑर्डर को, किसी सर्टेन पर्सन को जो ऑर्डर देगा, या फिर बियरर को, खत्म कहानी। ठीक है, ये बियरर क्यों लिखा हुआ है, बियरर हम नहीं कर सकते, याद रखना, प्रॉमिसर नोट हम बियरर को नहीं कर सकते, है ना, वो क्या ऑर्डर देगा या उस पर्सन को ही कर सकते, क्योंकि बियरर तो सिर्फ बैंक कर सकता है। आ गई बात समझ में, क्लियर है? चल अरे यहां से नहीं करना है, वो चैट बॉक्स में जो ऑनलाइन देख रहा है ना वो रिप्लाई दो। चलो उसके बाद पार्टीज टू द प्रोमिसरी नोट, मतलब प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टी होगी, तो यार दो ही तो होगी, एक मेकर मतलब जो लिख रहा है, जो एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग को अंडरटेक कर रहा है कि मैं पेमेंट दे दूंगा, और एक क्या हो गया, पेई। यार ऑनलाइन वाले बोलो ना हाय, कुछ तो बोलो, चल रहा है कि नहीं ऑनलाइन? चलो पेई, देखो मेकर क्या होता है पता है, एक जो मेक करता है, मेक मतलब जो बनाता है ना, साइन करता है उस प्रोमिसरी नोट को, और वो डेटर है, डेटर ही तो है भाई। डेटर कैसे, डेटर क्या है, डेटर जिससे हमको पैसा लेना होता है, तो ये डेटर ही तो है हमारा, और ये साइन होना चाहिए, मतलब जो साइन कर रहा है और वो डेटर है, खत्म। तो मेकर तो सिंपल है, ठीक है। और एक है पेई, जिसको पे कर रहे हैं, जिसको पेएबल है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्लियर है, कुछ नहीं है पार्टीज तो। अब हम आते हैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोमिसरी नोट। देखो सबसे पहले राइटिंग में, ये तो ऐसा ही है ना, ये धनिया ही है, राइटिंग तो हर जगह आएगी, साइन होना, राइटिंग, ये तो हर जगह हो रहा है ना, देखो राइटिंग में होना चाहिए। ओरल प्रॉमिस, सिर्फ बोल करके प्रॉमिस नहीं चलेगा, है ना, सफिशिएंट नहीं है, लिखना जरूरी है। देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, ये एक्सप्रेस होना चाहिए, मेयर एक्नॉलेजमेंट नहीं चलेगा। देखो एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब होता है, मैं ऐसे ही बैठा हूं, यार उसको पेमेंट देना है यार, या फिर ऐसे पार्टी मिले आपको पेमेंट देना है नहीं, कब देंगे पूरा वो होना, लेकिन मेयर एक्नॉलेजमेंट नहीं चलेगा। ये मेयर एक्नॉलेजमेंट क्या है, इनसफिशिएंट है भाई, मतलब एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए कि वो आया भाई कब दोगे मेरा पैसा, तो लो मैं भी प्रोमिसरी नोट लिख के देता हूँ, उसने लिख दिया देखो इतनी तारीख को इतने पैसे दे दूंगा, इसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट, है नहीं कि दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मेयर एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, प्रोमिसरी नोट नहीं होता, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एक एक चीज पढ़ेंगे आज अपन, देखो आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी, मतलब मैं एक्नॉलेजमेंट करूँ, हाँ मेरे को देना है 1000 रुपए, टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड, वैलिड प्रोमिसरी नोट इज द प्रॉमिस टू पे डिफाइनेट, मतलब मैंने प्रॉमिस टू पे डिफाइनेट कर दिया। देखो टू बी पेड ऑन डिमांड, डिमांड में पे कर दूंगा, तो क्या टाइम डिफाइंड हो गया क्या, मेरे को बताओ, जब वो आएगा, जब वो डिमांड करेगा, जब मेरे को देना पड़ेगा। तो देखो ऑन डिमांड फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, मतलब जितनी की वैल्यू है उतना मेरे को पेमेंट उसको देना पड़ेगा, और डिमांड पे देना पड़ेगा। अब सेकंड देखो, बी आई ओ यू ₹1000, मतलब आई ओ यू का क्या मतलब है, मैं ओ करता हूं, ओ मतलब है कि मेरे को देना है आपको, मैं ओ करता हूं आपको इतने रुपीस, तो ये एक्नॉलेजमेंट जो कर रहा है इनवैलिड है भाई, क्योंकि वो सिर्फ प्रॉमिस टू पे थोड़ी है, यहाँ पे कुछ सिर्फ एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ आपको पैसे देने हैं, देता हूं मैं। तो ये समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो उसके बाद द प्रॉमिस टू पे शुड बी डिफाइनाइट एंड अनकंडीशनल, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये दो लाइनें एग्जाम में लिख करके आनी है, डिफाइनाइट एंड अनकंडीशनल। डिफाइनाइट मतलब एकदम डेफिनाइट है, देखो कि भाई यार इतने पैसे इतने टाइम में दे दूंगा, खत्म। और अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं लगा रहा मैं कि ये करोगे तो दूंगा, ऐसे वैसे कुछ नहीं, ठीक है। देयरफॉर इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन परफॉर्मेंस और द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट ऑन हैपनिंग ऑफ और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मतलब कोई एक्ट आप करोगे या फिर कोई इवेंट घटेगा नहीं घटेगा, उस पे ऐसा कुछ कॉन्टिंजेंट है, तो ये प्रोमिसरी नोट नहीं है, इसको अनकंडीशनल होना जरूरी है। हाउएवर द प्रॉमिस टू पे मे बी सब्जेक्ट टू अ कंडीशन व्हिच अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस ऑफ मैनकाइंड इज बाउंड टू हैपन। जैसे मैंने डेथ का एग्जांपल दिया था, ये भारी भरकम लाइन का सिंपल सा मतलब क्या पता है, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस ऑफ मैनकाइंड का क्या मतलब है कि भाई ये तो होना ही था ना, जैसे जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होनी है, तो हमने क्या बोला कि भाई जब डेथ होगी तो डेथ तो सर्टेन है ना, जब मरेगा जब पेमेंट होगा, तो ये तो सर्टेन हो गया। आ गया समझ में, मतलब ऐसी कोई अनकंडीशनल अंडरटेकिंग नहीं जो हमारे हाथ में नहीं है, या फिर मतलब ऐसा नहीं कि जो होना या ना होना बहुत अनसर्टेन है, भाई डेट तो सर्टेन है ना, तो इसीलिए वो क्या बोल रहा है, बाउंड टू हैपन, कि ये तो होना ही होना है। तो अगर ये होना ही होना है ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस ऑफ मैनकाइंड से, तो फिर ऐसी कंडीशन आप लगा सकते हो। क्या बात पकड़ में आई क्या, मैंने क्या बोला, अनकंडीशनल होना चाहिए, लेकिन वो अनकंडीशनल किसी अनसर्टेन इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग में नहीं होगा, वो किसी सर्टेन इवेंट पे बेस्ड हो सकती है कंडीशन। सर्टेन इवेंट में से एक ही एग्जांपल है डेथ, ठीक है, सिंपल। अब देखो एग्जांपल, अपन एग्जांपल भी देखेंगे, देखो कुछ नहीं है।
आई प्रॉमिस टू पे बी 500 रुपए 7 दिन के बाद बाय मैरिज माई मैरिज विद द सी, मतलब जब मेरी सी से शादी हो जाएगी, जब मैं आपको 500 रुपए दूंगा तो प्रोमिसरी नोट इनवैलिड है। मैरिज विद सी मे और मे नॉट बी हैपन, हो सकता है कि वो शादी के दिन ही भाग जाए, हो सकता है ना, मतलब हो तो सकता है ना कि मतलब शादी होगी उसके पहले ही वो भाग जाए, तो भाई ये क्या मे और मे नॉट बी हैपन ना। उसके बाद आई प्रॉमिस टू पे बी 500 रुपए ऑन डीज डेथ एज द डेथ ऑफ डी इज सर्टेन। मैंने क्या बोला कि मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन कब दूंगा, जब डी की डेथ हो जाएगी, तो डेथ तो सर्टेन है ना, तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा, वैलिड प्रोमिसरी नोट। आ रही बात पकड़ में क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद आई प्रॉमिस टू पे बी 500 रुपए। देखो अपन इस चैप्टर में ना धीरे धीरे जाएंगे, मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि यहां से आएगी केस स्टडी, 14 मार्क्स का आने वाला है। तो अपन ने क्या है, कंपनीज पार्टनरशिप में तो क्या इतना इजी था कि अपन ने फटाफट याद कर लिया, अपने को कंफर्ट। यहाँ पे कंफर्ट तब आएगा जब एक एक लाइन अपने को पता होगी कि ये क्यों आई है, ठीक है। तो एक एक करके चलते रहो और सुनते रहो। I promise to pay 500 रुपए on D's death provided D leaves me enough to pay that sum. Invalid promissory note। क्या बोल रहा पता है कि D की डेथ पे पेमेंट दे देना, लेकिन अगर वो मरने के पहले मतलब मेरे नाम पे वसीयत में इतना पैसा छोड़ के जाएगा, ये क्या बात हुई भाई। मतलब ये तो आप कोई ऐसी चीज बोल रहे हो जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है वो किसी और के नाम पे कर दे, तो ये भी इनवैलिड प्रोमिसरी नोट है, क्योंकि ये डी लिविंग बिहाइंड द मनी कि कितने पैसे छोड़ के जाएगा उस पर डिपेंड कर रहा है। तो आपको फ्लेवर समझ में आ रहा है मैं किस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं, कि वो सर्टेन होना चाहिए एकदम कि ये तो होगा ही होगा, अगर उस पर बेस्ड है तो ये होगा, अदरवाइज ये प्रोमिसरी नोट इनवैलिड माना जाएगा अगर ये कंडीशनल अंडरटेकिंग है। पूरी बात समझ में आई। अब इसमें कीवर्ड क्या है भाई, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। देखो बिना देखे ही अपने को कीवर्ड तो याद आ जाएंगे ना, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग डिपेंडिंग ऑन सर्टेन फ्यूचर इवेंट। थोड़ा बहुत लिख दो यार, इतना तो क्या, क्योंकि यही लिख के आना पड़ेगा। और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस ऑफ मैनकाइंड एक याद रख लो, जो बाउंड टू हैपन है। देखो बाउंड टू हैपन, मेरे साथ बोलेगा, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस ऑफ मैनकाइंड में बाउंड टू हैपन है, ठीक है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कीवर्ड क्या है, डिफाइनाइट एंड अनकंडीशनल, इतना ही लिख के आना है, इसको अंडरलाइन करके आना है, ठीक है। क्लियर है, चलो। इसके बाद क्या था, देखो अ प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर। सिंपल सी बात है, साइन होना जरूरी है ना, बिना साइन के हम कैसे माने कि ये इसी ने लिखा हुआ है ना। अगर साइन नहीं किया तो भाई इनकम्प्लीट और इनइफेक्टिव माना जाएगा। क्लियर है। और लास्ट में क्या है कि मनी का ही होना चाहिए, मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं आपको गोल्ड दे दूंगा, नहीं चलेगा, या कोई प्रॉपर्टी दे दूंगा, नहीं चलेगा, मनी पैसा देना ही जरूरी है। इसका एग्जांपल क्या, देखो आई प्रॉमिस टू पे बी 500 रुपए एंड टू डिलीवर हिम माई ब्लैक हॉर्स ऑन 1 जनवरी, इट इज नॉट अ वैलिड प्रोमिसरी नोट। क्योंकि पैसे देने की बात होना चाहिए, वो अपना ब्लैक हॉर्स देने की बात कर रहा, नहीं चलेगा। फिर सर्टेन सम होना चाहिए, मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि यार आई प्रॉमिस टू पे 500 एंड ऑल अदर सम विच शैल बी ड्यू टू हिम, ऐसा थोड़ी होता है भाई। ऑल अदर का क्या मतलब होता है, आप बताओ 500 रुपए, 1000 रुपए। अब इसमें भी एक और कैच है, देखो क्या है, मान लो मैंने ऐसा बोला कि मैं आपको ना 50,000 रुपए दूंगा और उसके बाद जितने दिन का भी डिले होगा ना, डिले, उसमें 18% पर एनम के बेस पे इंटरेस्ट दूंगा। तो क्या ये बताओ सर्टेन है कि अनसर्टेन है? ये सर्टेन है, क्योंकि कैलकुलेट किया जा सकता है ना कि 50,000, फिर मान लो कि 20 दिन का डिले हुआ तो इंटू 18% इंटू 20 डिवाइडेड बाय 365 ऐसे करके निकाल दूंगा ना मैं। आया समझ में? मतलब उसका कोई मैनर फिक्स होना चाहिए, मैनर सर्टेन होना चाहिए, या फिर वो सम सर्टेन होना चाहिए। अगर सर्टेन सम नहीं है तो फिर वो वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं है। तो देखो ये हो गया, क्लियर है। देखो आई प्रॉमिस टू 500 अलॉन्ग विद द सिंपल इंटरेस्ट 12%, तो ये हो गया ना। देखो कि मैंने उसको सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ के बता सकता हूं ना मैं, बस इतना है। देखो और इसके नीचे क्या लिखा था, बट समटाइम्स द लैंग्वेज ऑफ द प्रोमिसरी नोट इज सच दैट द अमाउंट पेबल कैन बी इजीली असर्टेन। वही है, लैंग्वेज इतनी इजी है कि 18% का इंटरेस्ट, ये सब मैंने लिख दिया, तो फिर क्या कर सकते हो आप, उसको कैलकुलेट करके अमाउंट बता सकते हो। आ गई बात समझ में? चलो अब उसके बाद क्या है, ये बहुत सारे एसेंशियल है। और देखो यहाँ पर शॉर्ट कोड बहुत कम बनाए हैं, और उसका रीजन है, बना सकता था मैं, क्या है ना कि ये कंसेप्चुअल पढ़ने वाली चीज है, शॉर्ट कोड से और उलझ जाते हैं, इसलिए जहां जहां जरूरत थी वही बनाया। जब अपने को जरूरत होगी सोगा कॉन्ट्रैक्ट में, वहां अपन ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि जब पूरा का पूरा कोर्स आप पढ़ लोगे ना तो शॉर्ट कोड भी तो दिमाग में वो 3 घंटे में याद आने चाहिए ना। मतलब इतने निमोनिक बना दिए कि समझ ही नहीं आ रहा कौन सा कहाँ लगेगा।
तो ज्यादा भी नहीं बनाना है, ठीक है। ये था। चलो जी वाला क्या है, द मेकर एंड द पेई मस्ट बी सर्टेन डिफाइनाइट एंड डिफरेंट पर्सन। क्या मतलब है, देखो मेकर और पेई डिफरेंट पर्सन, क्या मतलब है, मैं खुद को ही पे करता हूं, क्या ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन सकता है क्या भाई, मेकर और पेई अलग अलग होना चाहिए ना, खुद को क्या पे करोगे, तो इसलिए डिफरेंट पर्सन। उसके बाद सर्टेन और डिफाइनाइट होने चाहिए। सर्टेन मतलब पता होना चाहिए कि यही व्यक्ति है, इतना ही पैसा है, इतने टाइम में पे करूंगा, वो सब कुछ सर्टेन और डिफाइन, और एंड में स्टाम्प होना जरूरी। देखो क्या होता है ना कि जब भी हम कोई अंडरटेकिंग करते हैं ना पैसा देने की, तो उसमें स्टाम्प दिखाना पड़ता है। जैसे मैं किसी को 1 करोड़ का पेमेंट देना है, तो वो 1 करोड़ के नाम का ऐसा ना स्टाम्प लगता है उस पर, जब जाके वो वैलिड माना जाता है, तो स्टाम्प भी जरूरी है। तो इसका कोई शॉर्ट कोट नहीं बनाया, क्योंकि पूरा प्रोमिसरी नोट अपन ने डिटेल में ही कवर कर लिया। देखो एक बार और रिवीजन में रिवीजन कर लेते हैं, कुछ नहीं। देखो मैं एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग कि मैं किसी को पेमेंट करूंगा सर्टेन सम, अनकंडीशनल डिफाइनाइट है, समझ गए, सर्टेन पर्सन या बियरर को या उसके ऑर्डर को, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि इसमें एक मेकर होता है जो साइन करता है, अंडरटेक करता है, और एक होता है पेई जिसको मैं पे करने वाला हूं। फिर एसेंशियल में राइटिंग में होना चाहिए, बहुत बढ़िया है ना, एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, है ना। ये 2 कीवर्ड, एक तो इन राइटिंग में तो ओरल प्रॉमिस नहीं चलेगा, फिर देयर मस्ट बी एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, एक और कीवर्ड। फिर जो आपकी अंडरटेकिंग है वो डिफाइनाइट और अनकंडीशनल होनी चाहिए, है ना। ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस ऑफ मैनकाइंड में बाउंड टू हैपन है, सिर्फ यही, देखो कितना, सिर्फ इतना ही अंडरलाइन किया है जितना आपको लिख के आना है। डिफाइनाइट, अनकंडीशनल और ऑर्डिनरी एक्सपेंस ऑफ मैनकाइंड में बाउंड टू हैपन है, खत्म। ये बार बार 3-4 बार बोलोगे तो यही लैंग्वेज दिमाग में फिट हो जाएगी। उसके बाद साइंड बाय द मेकर, अगर नहीं हुआ तो वो इनकम्प्लीट और इनइफेक्टिव माना जाएगा। सिर्फ मनी का ही प्रोमिसरी नोट हो सकता है, सर्टेन सम होना चाहिए। फिर लिख के आ जाओ कि अगर प्रोमिसरी नोट की लैंग्वेज कुछ ऐसी है कि हम असर्टेन कर सकते हैं, देखो अपन ने खुद ने लैंग्वेज बना दी और लॉ की लैंग्वेज बनाई कि अगर उसकी लैंग्वेज ऐसी है कि हम असर्टेन कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं कि कितना पेमेंट करना है, तो भी वो वैलिड प्रोमिसरी नोट है। और एंड में अपन ने बोल दिया कि देखो सर्टेन डिफाइनाइट तो डिफरेंट पर्सन होना चाहिए, खुद पे ही इशू नहीं कर सकते, और स्टाम्प वगैरह प्रॉपरली स्टाम्प होना चाहिए। याद हो गया क्या, पूरा 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 हो गया ना प्रोमिसरी नोट। कुछ दिक्कत हो तो अभी बता दो, कुछ समझ नहीं आया तो। अब हम आते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे, चैट पे ही बताओ सब। चलो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, देखो बिल ऑफ एक्सचेंज ना एक तरीके का एक ऑर्डर होता है। जैसे अभी तक जो कंफ्यूज मत होना, अपन ने शुरुआत कहां से करी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, फिर मैंने बोला बहुत सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं लेकिन 3 ही होंगे, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो पहले अपन ने प्रोमिसरी नोट पूरा समझ लिया, अब अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझ रहे हैं। अब देखो क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम एक ऑर्डर दे रहे हैं, अनकंडीशनल ऑर्डर। उधर क्या था, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। ये मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं, मैं ऑर्डर दे रहा हूं। जैसे मैंने ये रितिका को ऑर्डर दे दिया, क्या ऑर्डर दे दिया कि तू, है ना, ये लब्धि को पेमेंट करना। तो मैंने ये रितिका को ऑर्डर दिया, क्या बोला कि तू लब्धि को पेमेंट कर देना, और इसने एक्सेप्ट भी कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या क्या वर्ड है, रितिका को मैंने क्या बोला कि तू लब्धि को पेमेंट कर दे, लेकिन मैंने इसको जो ऑर्डर दिया ये इसने एक्सेप्ट किया, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज बना। नहीं तो ऐसे तो मैं किसी को बोल दूंगा, मैं क्या बोला पता है, सलमान खान या शाहरुख खान को पेमेंट कर दे, अरे ऐसे कैसे चलेगा, उसको एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा ना कि मैं एक्सेप्ट करता हूं, अंडरटेक करता हूं कि पेमेंट कर दूंगा। वही लिखा, देखो अनकंडीशनल ऑर्डर है, ये भी अनकंडीशनल है, मैं कोई कंडीशन नहीं लगा सकता कि ये होगा तो तू पे कर देना, नहीं। अनकंडीशनल ऑर्डर है, साइन है ना, मेकर के द्वारा। मेकर मतलब मैं, जो ऑर्डर दे रहा है वो मेकर है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, मैंने रितिका को डायरेक्ट किया, वो सर्टेन पर्सन है। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, या तो इसको लब्धि को, या फिर टू द ऑर्डर ऑफ, ये जिसको ऑर्डर देगी उसको, सर्टेन पर्सन, या फिर बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आ गई बात समझ में, मतलब उधर क्या था, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग थी, इधर अनकंडीशनल ऑर्डर है, बाकी तो सब सेम चल रहा है। और वहां पर 2 पार्टी थी, मेकर और पेई, यहां पर 3 पार्टी हो गई, मेकर मेकर, ड्रॉअर और ड्रॉई। ठीक है, समझ आ गया, इतना ही है। चलो अब ये स्पेसिमेन तो काम का नहीं है, अपन इसके आगे बढ़ते हैं कि भाई पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन कौन हो सकता है। तो देखो एक तो ड्रॉअर होगा, एक ड्रॉई होगा, है ना, और ड्रॉई इन केस ऑफ नीड भी होगा, और पे एक एक करके समझते हैं। देखो सबसे पहले ड्रॉअर, ड्रॉअर मतलब मेकर, मतलब मैं हूं ना, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब मैं खुद क्या कर रहा हूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कर रहा हूं। ड्रॉई क्या है, ड्रॉई देखो द पर्सन डायरेक्टेड बाय द, सॉरी मैंने थोड़ा गलती है, जो मतलब मेकर है ना उसको ही ड्रॉअर बोलते हैं, है ना। जिसको ऑर्डर दे रहा हूं और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको ड्रॉई बोलते हैं, और जिसको पे किया जा रहा है उसको पे ही बोलते हैं, है ना। मैंने क्या बोला, मैं ड्रॉअर हूं, मैं मेकर हूं, और मैंने ये रितिका को, ये रितिका ड्रॉई है, और ये लब्धि क्या है, ये लब्धि पे ही है। अब आ गया समझ में, ठीक है। तो ड्रॉअर क्या है, जो लिख रहा है, ड्रॉई क्या है,
जिसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं कि तू इसको पेमेंट कर देना, ये ड्रॉई है। ही इज द पर्सन ऑन होम बिल इज ड्रॉन, जिस पे ड्रॉ हुआ है। और जब ये एक्सेप्ट कर लेगी ना, जब ये एक्सेप्ट कर लेगी तो फिर ये लाइबल ऑफ पेमेंट, लाइबल टू पे बन जाएगी, और हिज लाइबिलिटी प्राइमरी और अनकंडीशनल बन जाएगी। मतलब इसको पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। मतलब अनकंडीशनल और प्राइमरी, मतलब ये प्राइमरी लाइबिलिटी इसी की है कि ये पे करे। बात पकड़ में आ रही है मैंने क्या बोला? एक बार और, मैं ड्रॉअर हूं, मैंने किसी को ऑर्डर दिया, रितिका को ऑर्डर दिया है कि तू लब्धि को पेमेंट कर दे, तो ये ड्रॉई है, ये एक्सेप्ट करेगी तो इसकी लाइबिलिटी बन जाएगी, और वो लाइबिलिटी इसकी प्राइमरी और अनकंडीशनल लाइबिलिटी बन जाएगी। सारे कीवर्ड मैंने बोल दिए। और पेई क्या होता है, ये ड्रॉ इन केस ऑफ नीड को छोड़ के पहले पेई पे आओ। द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू होम और टू होज ऑर्डर, मतलब या तो लब्धि बोलेगी चल मेरे को पेमेंट दे दे, या बोलेगी ले एक काम कर मेरे को पेमेंट मत दे, तू ये गहना को पेमेंट दे दे। मतलब इसके ऑर्डर पे किसी और को पेमेंट मिल रहा है या फिर बियरर को पेमेंट मिल रहा है। अब याद रखना मैंने क्या बोलता, प्रोमिसरी नोट जो है कभी बियरर पे हम इशू नहीं कर सकते, लेकिन ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये बियरर को भी इशू हो सकता है। मतलब पेबल टू बियरर भी लिख सकते हैं, ये बात याद रखना। बियरर हम प्रोमिसरी नोट में नहीं कर सकते, हम प्रोमिसरी नोट में ऐसा नहीं लिख सकते कि ये बियरर को पे कर देना, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कर सकते। आ रही बात समझ में? नहीं हुआ? आया नहीं? क्लियर नहीं हुआ? एक बार और समझ लो, सुनो मैंने क्या बोला। जो प्रोमिसरी नोट है, प्रोमिसरी नोट कभी भी मैं बियरर को इशू नहीं कर सकता। उसका अपन ने लॉजिक क्या पढ़ा कि वो बैंक नोट की तरह काम करने लग जाएगा, इसीलिए प्रोमिसरी नोट बियरर को इशू नहीं कर। आया समझ में? लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो क्या है ना कि अब बियरर मतलब ये जिसको देगी ये हर किसी को थोड़ी पेमेंट दे सकती है, और पे मतलब जो पे करने वाला है वो भी सर्टेन है ना, उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी भी है। तो ये या तो ये पेमेंट ले ले या ये किसी और को दे दे, वो किसी और को दे दे, फिर घूम फिर के आकर के रितिका के पास जो पेमेंट लेने आएगा उसको देना पड़ेगा। तो ये बैंक नोट की तरह कैसे काम हुआ? आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब ये जो मतलब जो ड्रॉई है जिसको पे करना है, उसके पास कोई भी घूम घाम के आएगा, ये ऑर्डर देगी या किसी को बियरर के रूप में दे देगी, फिर वो घूम घाम के जब रितिका के पास आएगा तो इसको उसी को पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये बैंक नोट की तरह कैसे काम हुआ? अब आया समझ में क्या बोला मैंने? इसीलिए ये बियरर को इश्यू हो सकता है, वो नहीं हो सकता। लॉजिकली हो रहा है क्लियर? ठीक है, चलो है ना। अब ड्रॉई इन केस ऑफ नीड बोल दो चैट में, हाँ बोलो अगर समझ में आ रहा हो तो। चलो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड क्या होता है देखो, व्हेन इन द बिल or in any endorsement thereon name of any person is given in addition to the drawee to be resorted in case of a need of such person। मतलब कि ये नहीं देगा तो हम दे देंगे, जैसे ये श्योरिटी जैसा नहीं हुआ थोड़ा थोड़ा कि ये नहीं देगा तो हम दे देंगे, सेम है ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड। मतलब अगर रितिका नहीं देगी तो जिसका एडिशनल नाम लिखा उसको पकड़ में आएगा, मतलब सिर्फ उसको पकड़ेंगे वो पेमेंट दे देगा। तो ये श्योरिटी की तरह ही काम कर रहा है, इसको बोलते हैं ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। मतलब द बिल या और इन एनी एंडोर्समेंट देयर ऑन, है ना, नेम ऑफ एनी पर्सन इज गिवन इन एडिशन टू द ड्रॉई। ड्रॉई के एडिशन में मैंने किसी का नाम दे दिया कि ये पे नहीं करेगा तो वो कर देगा। अब क्या क्लियर हुआ? क्या हो रहा है क्लियर? नहीं मैं पे कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो ऑर्डर दे रहा हूं ना। देखो मैं ऑर्डर दे रहा हूं तो इसी की प्राइमरी, क्योंकि इसने एक्सेप्ट कर लिया ना। अब देखो ये कैसे, ये प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है? मैंने इसको मान लो कुछ सप्लाई किया, ठीक है, मैंने इसको सप्लाई किया तो इसको मेरे को पेमेंट देना है, लेकिन मैंने मान ले तूने मेरे को सप्लाई किया तो मतलब मेरे को इससे पेमेंट लेना है लेकिन तेरे को देना है। तो मैंने क्या बोला कि मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं कि तू इसको पेमेंट कर देना। वो बिल टू शिफ्ट नहीं होता है, उसके जैसे समझ लो। तो मैंने क्या बोला, इसको डायरेक्ट कर दिया कि तू इसको पेमेंट दे देना। तो अगर ये नहीं देगी तो इसी को पकड़ूंगा ना मैं, तो है ना। और मान लो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, अगर ये नहीं देगी तो फिर अब तेरा पता है, तेरा डाउट क्या है कि आपका पेमेंट, आपका मतलब आपकी लायबिलिटी कब आएगी? ये बिल ऑफ एक्सचेंज कैंसिल हो जाएगा, फिर वो अपना अलग अपन निपटते रहेंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज तो ऐसे ही चलेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज की कहानी तो ऐसे ही चलेगा, उसी को देना पड़ेगा। आया समझ में? चलो, है ना। अब हो गया एसेंशियल ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो एसेंशियल में राइटिंग, ये तो धनिया है, देखो राइटिंग और साइन तो इसको अपन बोलते हैं धनिया, हर जगह लिख के आना है। राइटिंग में होना चाहिए, साइन होना चाहिए, एक्सप्रेस ऑर्डर होना चाहिए, है ना, इंप्लाइड नहीं चलेगा। एक्सप्रेस मेरे को बोलना पड़ेगा, फिर उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। तो एक्सप्रेस ऑर्डर और डिफाइनाइट और अनकंडीशनल। तो डिफाइनाइट अनकंडीशनल भी हमारा धनिया बन गया, ये भी 2-3 जगह आ गया। डिफाइनाइट और अनकंडीशनल मतलब कंडीशन लगा के नहीं बोल सकते। चलो तो अब मेरे हिसाब से ये क्लियर। अब ई वाले पॉइंट में आते हैं।
हैं अपन, है ना। एसेंशियल में ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, नॉट नेसेसरी बी डिफरेंट थ्री डिफरेंट पर्सन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इसका पता क्या मतलब है कि कई बार पता है ड्रॉअर और ड्रॉई सेम हो सकते हैं। देखो मैं बता दो क्या है, ड्रॉअर ड्रॉई एंड पेई मस्ट बी सर्टेन ऑल दीज थ्री पार्टीज मे नॉट बी नेसेसरली बी थ्री डिफरेंट पर्सन, वन कैन प्ले द रोल ऑफ टू बट देयर मस्ट बी टू डिस्टिंक्ट पर्सन इन एनी केस। देखो अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी पेएबल टू द बियरर ऑन डिमांड। देखो चलो अब एक एक बार समझते क्या बोला। देखो एग्जाम्पल, ऑन डिमांड टू पे, on demand pay to the bearer the sum of rupees 500 for value received, ये invalid bill of exchange है। इसका क्या मतलब है सुनना, मैंने क्या बोला bearer, लेकिन bearer on demand नहीं हो सकता। अब पता ना क्या बोल रहा हूं। देखो bearer on demand नहीं हो सकता, ये फिर एक चेक की तरह काम करेगा। मेरी बात समझना, मैं ये बोल सकता हूं कि 3 महीने बाद तू इसको पेमेंट दे देना, ठीक है ना। और मान लो कि इसने 3-4 बार उस बिल को घुमा दिया, तो 3 महीने बाद उस दिन को, जो स्पेसिफाइड डेट है, उस दिन के बाद जो रितिका के पास आएगा उसी को डिमांड में नहीं आ सकता। जब उसकी मर्जी हुई, जब डिमांड में इसके पास आ जाए इसके बिजनेस प्रीमाइसेस में और बोला कि पैसा दे, वो नहीं कर सकता। मतलब डिमांड में नहीं हो सकता है। समझ मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल समझो फिर से। मैंने इसको रितिका को क्या बोला कि तू लब्धि को पेमेंट कर देना 3 महीने के बाद 50,000 रुपए, एग्जाम्पल समझो। और ये लब्धि ने क्या किया, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी और को दे दिया, उसने किसी और को दे दिया, है ना। तो वो जिसके पास भी है, जिसके पास भी बेयरर है, वो पता है 3 महीने बाद उसी डेट को ही आ सकता है पेमेंट लेने के लिए। मतलब कभी भी नहीं आ सकता चलते फिरते कि यार चलो आज मन है, इसलिए पेबल ऑन डिमांड नहीं हो सकता बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आया समझ में। इसीलिए क्या लिखा हुआ है कि ऑन डिमांड टू पे द बेयरर द सम ऑफ रुपीज 500, ये एक इनवैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है। आई बात पकड़ में, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है आपको, ठीक है, आ रही ना बात समझ में। चलो, है ना। उसके बाद हाउएवर अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल ऑन डिमांड इन विच नेम ऑफ द पेई इज मेंशन इज वैलिड। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल ऑन डिमांड इन विच नेम ऑफ द पेई इज मेंशन्ड, मतलब पेई का नाम मेंशन्ड है तो फिर वो ऑन डिमांड भी चल जाएगा। अब मेरी बात समझना, मैंने क्या बोला। अभी तक हमने प्रोमिसरी नोट समझ लिया था, है ना। फिर हमने क्या बोला, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आए तो हमने क्या बोला था कि प्रोमिसरी नोट में तो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। मेरे वर्ड पे ध्यान देना, अगर अभी तक भी नहीं समझ आया तो अब फिर से समझ आ जाएगा। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रोमिसरी नोट में अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। मैंने रितिका को ऑर्डर दिया कि तू लब्धि को पेमेंट कर देना, सुनना, या तो लब्धि को पेमेंट कर देना या किसी और का नाम देगी उसको पेमेंट कर देना, या फिर बियरर को पेमेंट कर देना। यहां तक क्लियर है, ठीक है। लेकिन उसमें अमाउंट और जो टाइम वगैरह वो सब सर्टेन होना चाहिए। डिमांड में नहीं आप इशू कर सकते, मतलब बियरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता। मतलब राह चलता कोई भी व्यक्ति आकर के इससे डिमांड में पैसा नहीं मंगा सकता, लेकिन ऑन डिमांड इशू हो सकता है अगर उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम मैंने लिख दिया हो कि लब्धि को ऑन डिमांड दे देना तो चल जाएगा। अब आया समझ में। मतलब इस पर्टिकुलर पर्सन को ऑन डिमांड दे देना तो चल जाएगा, बियरर को ऑन डिमांड नहीं चलेगा। अब आया समझ में। किसी स्पेसिफाइड पर्सन का नाम लिख के बोल दिया ये जब डिमांड करे तो पैसे दे देना, वो एक वैलिड बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन बियरर ऑन डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड नहीं है। अब आया समझ में, क्लियर है। चलो, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। मतलब तो यही था, ई वाला पॉइंट वही बता रहा हूं। देखो आगे बता रहा हूं ना कि मतलब दो लोग क्या है, फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है ना कि मैं ऑर्डर दे रहा हूं कि पे करो, तो कई बार ड्रॉअर और ड्रॉई सेम हो सकता है। देखो, नॉट नेसेसरली बी 3 डिफरेंट पर्सन, वन कैन प्ले द रोल ऑफ 2 बट देयर मस्ट बी 2 डिस्टिंक्ट पर्सन। कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए कि मैं किसी और को पे कर रहा हूं। ड्रॉअर ड्रॉई सेम हो सकते हैं, लेकिन पेई और ड्रॉअर ड्रॉई तो अलग होंगे ना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं किसी को पे करूंगा, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, मैं अपने आप को भी तो ऑर्डर दे सकता हूं, लेकिन पेई कैसे अलग होगा, वो तो मतलब पेई सेम नहीं हो सकता ना, वो अलग होगा। 2 डिफरेंट, मतलब एक व्यक्ति 2 का रोल निभा सकते हैं। देखो आगे आएगा, है ना। देखो एग्जांपल, ऑन डिमांड पे टू ए और ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 500 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ये वैलिड है। मतलब मैंने किसी का नाम लिख दिया और बोला कि ये जब डिमांड में आएगा तो उसको पेमेंट दे देना, ठीक है ना। और द सम मस्ट बी सर्टेन सम होना चाहिए। जैसे मैंने ये नहीं बोल सकता कि 10,000 से 15,000 के बीच में कुछ भी दे देना। फिर वही बात आ गई कि या तो सम सर्टेन होना चाहिए या फिर उसका मैनर सर्टेन होना चाहिए कि 12% डिले वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद द ऑर्डर मस्ट टू पे मनी ओनली और स्टैम्प, वही चीज है। मतलब जो
प्रोमिसरी नोट में पढ़ी थी सारी की सारी यहाँ भी काम आ गई। स्टाम्प पेपर देना, आया समझ में क्या बोल रहा है मैं? चलो, जो भी आपके डाउट हो ना वो एक साथ आप पूछ लेना, ठीक है? जब अपन सेशन एंड करेंगे तो अपन एक एक क्लियर कर देंगे। अब आता है तीसरा बिल ऑफ एक्सचेंज, वो क्या है? चेक, ठीक है? चेक में क्या है देखो, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। यहाँ पर पता है ये बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे पता है जो ड्रॉई है ना, ड्रॉई वो बैंकर है, वो बैंक है। देखो, क्योंकि हम क्या करते हैं, देखो एक नॉर्मल अपन समझते हैं, आपने कभी अपने पापा वगैरह को चेक इशू करते देखा होगा, वो क्या करते हो, मैंने चेक लिखा किसी के नाम का, ठीक है ना, और फिर उसको मतलब अब क्या करेगा, उसको दे दिया, वो अपने बैंक में जाएगा और बैंक में जाकर के क्लियर करा देगा। तो मैं किसको ऑर्डर दे रहा हूं? बैंक को ऑर्डर दे रहा हूं कि तू भाई इस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पर्सन को पे कर देना और ऑन डिमांड पे कर देना, ठीक है? मतलब ये जब जाएगा बैंक में, बैंक ऐसा थोड़ी बोलेगा, मतलब चेक का भी ऐसा सुना है क्या कि ना इतनी तारीख को ही पे होगा, इसके अलावा नहीं होगा? नहीं, उसमें तो आप ये 3 महीने का रेस्ट्रिक्शन, मतलब 3 महीने की वैलिडिटी होती है, उस बीच में कभी भी जाकर के आप उसको चेक को लगा दो, वो पास हो जाएगा। तो ये ऑन डिमांड हुआ, और इसमें ड्रॉई कौन हुआ? बैंक हुआ। मैंने बैंक को ऑर्डर दिया कि आप इसको पे कर देना पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है? ये लिखा हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। मतलब अदरवाइज देन ऑन डिमांड नहीं हो सकता, ये डिमांड होना जरूरी है कि जब वो डिमांड करेगा जब उसको पेमेंट मिल जाएगा। और वो 3 महीने की रेस्ट्रिक्शन तो पता ही है चेक में कि यहां से इशू हुआ ना 3 महीने तक ही वैलिड होता है वो। चलो, ये हो गया है ना। एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज और ट्रंकेटेड चेक इन अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये क्या होता है आगे पढ़ेंगे, है ना। मतलब पहले अभी क्या होता है ना कि ज्यादा फिजिकल चेक नहीं होते, और पुराने के जमाने में एक ट्रंकेटेड चेक का सिस्टम भी आया था, अब तो वो भी धीरे धीरे अबॉलिश हो रहा है। अपन आगे पढ़ेंगे क्या पेबल ऑन डिमांड मींस क्या होता है। इट शुड बी पेबल वेदर द होल्डर चूज टू प्रेजेंट द ड्रॉई। मतलब बैंकर बैंक के पास कभी भी चले जाएगा वो, है ना, एसबीआई के लंच के टाइम को छोड़ करके, तो फिर वो क्या हो जाएगा, है ना, मतलब कभी भी डिमांड में आएगा तो पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पेबल ऑन डिमांड होता है, ठीक है। उसके बाद दी एक्सप्रेशन बैंकर इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। देखो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के भी चेक होते हैं, आपको पता होगा, है ना। तो बैंकर का सिंपल मतलब है बैंक, बैंक में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको बैंकर बोल रहा है, ठीक है। चलो बात नहीं करना, ठीक है। चलो अब एक्सप्लेनेशन समझते हैं धीरे धीरे क्या बोल रहा है वो, है ना। सबसे पहले फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मींस। देखो मेरी बात सुनो, ये जो चैप्टर है ना मैं पहले ही बता दिया कि है ना पहले जो अपन कर रहे थे, अभी जो आगे भी करेंगे उसको थोड़ा डिफरेंट खेल चलेगा। यहाँ एक एक लाइन पढ़ना जरूरी है, तो है ना बोर नहीं होना है किसी को भी, और एक्टिवली बोलते रहना है मेरे साथ, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है, अगर मैं उड़ा दूंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए साथ साथ चलो, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो। सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, फॉर द पर्पस दिस सेक्शन। देखो चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होता है, अ चेक ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय यूजिंग एनी कंप्यूटर रिसोर्स। मतलब हम क्या कर रहे हैं, चेक को स्कैन कर रहे हैं कुल मिला के, है ना। कंप्यूटर रिसोर्स साइंड इन अ सिक्योर्ड सिस्टम विद अ डिजिटल सिग्नेचर। फिजिकली सिग्नेचर भी नहीं कर रहे, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू पेन ड्राइव लगा करके साइन भी हो गया, और ये असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम के थ्रू क्या हो गया, चेक ऐसे ही इशू हो गया। मतलब कुल मिला के पेपर बचाने का तरीका निकाला है कि ना आप ये पेपर वगैरह वेस्ट करोगे तो आप क्या करो, कंप्यूटर सिस्टम में ही आप क्या करो, चेक बना दो, डिजिटली उसको साइन कर दो, इधर से उधर ट्रांसफर डिजिटली कर दो। इसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बोला है। तो अपने को तो कीवर्ड्स का रट्टा लगाना है, क्या है, कंप्यूटर रिसोर्स, है ना। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू होगा, और असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से याद रख लो, असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम के थ्रू ये होता है, ठीक है ना। नोट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम कंप्यूटर रिसोर्स डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आईटी एक्ट से उठाया है। वाह क्या बड़ा, मतलब ये तो अपने को तो मसाले वाली लाइन मिल गई। देखो कुछ नहीं है, हम क्या बोले पता है कि ये जितना भी है ना, ये जो हमने कीवर्ड अंडरलाइन करे, डिजिटल सिग्नेचर, कंप्यूटर रिसोर्स, ये ना इसको आईटी एक्ट से देख लेना, तो हमारा एक आधा और पैराग्राफ तैयार हो गया। चलो उसका ट्रंकेटेड चेक क्या होता है, देखो ट्रंकेटेड चेक का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्या है ना, पहले क्या होता था कि इतने सारे चेक आ गए, है ना, अब उसको अपन भेजेंगे क्लियरिंग हाउस में, फिर क्लियरिंग हाउस उसको भेजेगा दूसरे, है ना, अब एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरे शहर। क्या इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा पैसा भी लगता था, टाइम भी वेस्ट होता था। तो हमने क्या किया, एक ट्रंकेटेड चेक का सिस्टम निकाला। उसमें क्या होगा कि एक चेक की फोटो खींची, है ना, वो फोटो खींच के डायरेक्टली वहां पे चली गई, वहां पे पास हो गया, बस इतना ही है। मतलब इतना ही याद रखो। इसमें कीवर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज, इलेक्ट्रॉनिक इमेज फॉर ट्रांसमिशन। मतलब ट्रांसमिशन मतलब भेजना,
तो भेजने के लिए हमने चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज ले ली, है ना, सब्स्टिट्यूटिंग एनी फिजिकल मूवमेंट। तो फिजिकल मूवमेंट इधर से उधर ले जाने के मूवमेंट को रोक के मतलब इसको अपन ने हटा करके अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक इमेज को स्कैन करके सीधे ही भेज दिया। भाई इतनी सी बात है। और ये भी सब पुराने जमाने के लॉ चल रहे हैं, आजकल कुछ नहीं होता है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक सीधे यूपीआई वगैरह ही हो जाता है, फिर भी अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन 2, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन क्लियरिंग हाउस मींस द क्लियरिंग हाउस मैनेज बाय रिजर्व बैंक। आरबीआई क्लियरिंग हाउस है, अभी भी होता है, जो अपने फिजिकल चेक है ना, पहले क्लियरिंग हाउस में जाते हैं, आरबीआई क्लियरिंग हाउस में जाएंगे, फिर वहां से क्लियर होके एक बैंक से दूसरे बैंक जाएंगे, तो मैनेज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और है ना, और रिकॉग्नाइज बाय सच रिजर्व बैंक। तो भाई इतना लिख दो कि रिकॉग्नाइज करता है आरबीआई, मैनेज करता है आरबीआई क्लियरिंग हाउस को, खत्म। एक्सप्लेनेशन 3 क्या बोलता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, बस आईटीएक्स से उठा लो। सिंपल है ना, क्या है, इसको भी आईटीएक्स से उठा लो, इसको भी आईटीएक्स से, तो अपना मस्त आंसर ही तैयार हो गया। देखो अरे मतलब कैसे, अपने को याद कैसे करना है, सिर्फ ये अंडरलाइन वाले को याद करना है, बाकी बस अपने मन से लिख के आने दो। क्या है चेक, क्या होता है, एक बार बोलेंगे। स्पेसिफाइड बैंकर को एज अ मतलब क्या, देखो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किस पे होता है, स्पेसिफाइड बैंकर पे। नॉट एक्सप्रेसली बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, मतलब हमेशा डिमांड पे ही पे होगा। तो कितने कीवर्ड है, स्पेसिफाइड बैंकर को ड्रॉ किया जा रहा है, बेटा सोच हो गए, लेक्चर नहीं देखना, बोलना है। स्पेसिफाइड बैंकर को ड्रॉ किया जा रहा है, अदरवाइज देन ऑन डिमांड, मतलब डिमांड में ही होना चाहिए, डिमांड में ही पेएबल होगा, और स्पेसिफाइड बैंकर को ड्रॉ किया जा रहा है। और चेक इलेक्ट्रॉनिक इमेज भी उसको मतलब इंक्लूड होती है। चेक मतलब या तो फिजिकली हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉनिक इमेज के थ्रू हो जाए। फिर डिमांड का मतलब क्या है, जब वो चूज करता है, जब वो चूज करेगा प्रेजेंट करना, तो वो क्या करेगा, मतलब ड्रॉइंग को जाकर के, बैंकर को जाकर के, है ना, पेमेंट देने के लिए वो डिमांड कर सकता है। और एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर, जो बैंकर बैंक का ये मतलब जो भी इंप्लॉय है, तो इसे याद रख लो, एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। फिर एक्सप्लेनेशन मैंने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या क्या बोला, कंप्यूटर रिसोर्स, डिजिटल सिग्नेचर, असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, सिक्योर्ड सिस्टम, बस, है ना। और ये जो जितने भी हमने वर्ड कीवर्ड बोले ना, इसको आईटी एक्ट से उठा लेना। फिर ट्रंकेटेड चेक में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज होती है ट्रांसमिशन के लिए, और ये फर्दर फिजिकल मूवमेंट को सब्सटीट्यूट कर देती है। और ये जितने भी हमने जो भी हमने बोला है फलाना ढिमकाना वर्ड्स, ये आईटी एक्ट से उठा लो, खत्म। आ गई याद, चलो। उसके बाद अपन आते हैं पार्टीज टू चेक, है ना, सबकी पार्टीज पढ़ रहे हैं। इसकी पार्टीज में भी 3 पार्टी होती है, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉअर क्या होता है, देखो, अ पर्सन हु ड्रॉज द चेक, ठीक है, मतलब जो डेटर है सेम है, जो ड्रॉ कर रहा है मतलब जिसको पेमेंट देना है। ड्रॉई जिसको वो क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ही मेक्स द पेमेंट, मतलब स्पेसिफाइड बैंक ऑन होम द चेक इज ड्रॉन, और वो पेमेंट मेक कर रहा है। इन केस ऑफ चेक ड्रॉई क्या होता है, हमेशा बैंक ही होगा, क्योंकि चेक हमेशा बैंक ही इशू करता है, ठीक है। उसके बाद पेई क्या होता है, अ पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, है ना, जिसका नाम लिखा हुआ है इन होस फेवर द चेक इज इशूड, और जिसके ऑर्डर से, है ना, डायरेक्टेड टू बी पेड, मतलब बैंक डायरेक्टेड टू पे हो जाएगा, है ना। और ड्रॉअर हिमसेल्फ और अ थर्ड पार्टी, मतलब या तो थर्ड पार्टी पे करेगी या तो ड्रॉअर करेगा। मतलब सिंपल इतना ही है कि वो जब चाहे जब क्या कर सकता है, बैंक में जाकर के उसको इनकैश करा सकता है, खत्म। मतलब चेक तो सबसे इजी होगा, मतलब क्योंकि अपन डे टू डे में देखते भी रहते हैं चेक को। तो आ गई बात समझ में, यहां तक कुछ याद करने में दिक्कत है क्या, चले चलो। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सबसे सिंपल है, कुछ भी नहीं है, अगर अपने को लॉजिकली याद है तो अपन कर लेंगे। सबसे पहले देखो डेफिनेशन क्या है, वही डेफिनेशन लिख दी कि प्रोमिसरी नोट क्या है, राइटिंग में है, ये बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं होता, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। इसमें कुछ सर्टेन सम पे करता है, या तो किसी पर्सन को या उसके ऑर्डर को या फिर बियरर को, खत्म। और यहां पर क्या है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग नहीं, यहाँ पे अनकंडीशनल ऑर्डर है। और सेम चीज, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द स्पेसिफाइड पर्सन, है ना, और टू द ऑर्डर ऑफ आर टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, खत्म खेल। सिंपल है, यहाँ अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, यहाँ पे अनकंडीशनल ऑर्डर, ठीक है, हो गया अंडरलाइन, एक बार कर लो, ठीक है। और चैट में यस बोल दो, अभी तक जितना भी पढ़ा है, पल्ले पढ़ा, कुछ डाउट तो नहीं आ रहा है, बोलो जल्दी, हो गया ये, चलो। उसके बाद नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या है, देखो भाई, नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये क्या है, प्रॉमिस टू पे मनी, है ना, मतलब प्रॉमिसरी नोट देयर इज अ प्रॉमिस टू पे मनी, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर है।
तो यहाँ पर प्रॉमिस है, यहाँ पे ऑर्डर है, वहां पर अंडरटेकिंग था, यहाँ पर ऑर्डर है, और यहाँ पर प्रॉमिस है, यहाँ पे ऑर्डर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि पे कर दूंगा, और यहाँ पर मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ कि भाई तेरे को ऑर्डर देता हूँ, तू पेमेंट कर देना। ठीक है, उसके बाद पार्टीज क्या है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर मेकर और पेई है। मेकर मतलब जो अंडरटेक कर रहा है, और पेई जिसको पे होने वाला है। लेकिन यहाँ पे ड्रॉअर है, ड्रॉई मतलब जिसको ऑर्डर मिल रहा है, ड्रॉअर मतलब जो ऑर्डर दे रहा है, और पेई, खत्म। उसके बाद एक्सेप्टेंस, यहाँ पर एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है क्योंकि मैं तो प्रॉमिस कर रहा हूं ना, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्टेंस किसकी जरूरी है, ड्रॉई की जरूरी है। किसकी जरूरी है, ड्रॉई, क्योंकि ड्रॉई एक्सेप्ट करेगा कि चल मैं पे कर दूंगा, तभी तो वैलिड बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना, है ना। उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज बना। ठीक है, फिर पेबल टू द बियरर, पेबल टू बियरर मतलब कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर, यही तो है मक्खन वाली लाइन, क्योंकि हमने क्या बोला था कि प्रोमिसरी नोट कभी भी पेबल टू बियरर नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर पेबल टू बियरर हो सकता है, कैन बी ड्रॉन पेबल टू बियरर, लेकिन हाउएवर इट कैन नॉट बी पेबल टू द बियरर ऑन डिमांड। पूरा का पूरा दुनिया खोले अपन घूम करके आ गए। मैंने क्या बोला था, क्रक्स क्या बोला था, प्रोमिसरी नोट एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, मैं अंडरटेक करता हूं, मैं किसी को पे कर दूंगा एक सर्टेन सम ऑफ मनी स्पेसिफाइड पर्सन को, या फिर उसके ऑर्डर को, या फिर बियरर को, खत्म कहानी। यहां पर मैंने क्या बोला कि मैं ऑर्डर देता हूं, अनकंडीशनल ऑर्डर देता हूं, जब वो एक्सेप्ट हो जाता है, सारे के सारे कीवर्ड बोल रहा हूं मैं आपके सामने, मतलब 2-3 बार अगर आप ये मेरी चीज को सुन लोगे याद हो जाएगा। मैं ऑर्डर दे रहा हूं, एक अनकंडीशनल ऑर्डर दे रहा हूं किसी को कि आप पे कर देना, जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो एक वैलिड बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन जाता है, वो मतलब पेबल टू बियरर हो जाएगा, लेकिन वो पेबल टू बियरर ऑन डिमांड नहीं होगा, लेकिन वो बियरर ऑन डिमांड हो जाएगा अगर पेई का नाम लिखा हो। जय माता दी, पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन चेक बिल ऑफ एक्सचेंज, अब चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में आ जाओ सर, ये दोनों भाई भाई है, इसमें ज्यादा नहीं, इसमें बस इतना है कि बैंकर जो है वो ड्रॉई हो जाता है। देखो, ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंकर वाइल बिल मे बी ड्रॉन और ड्रॉन ऑन ड्रॉई और अ बैंकर, मतलब कुल मिला के चेक जो है वो हमेशा बैंकर को ड्रॉ होता है, लेकिन जो बिल है वो बैंकर को भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, सिंपल। तो अपन ऐसा बोले क्या कि सारे चेक जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, लेकिन सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक नहीं होते। आ गई बात समझ, लॉजिकल लाइन है ना। देखो, सारे चेक बिल्स ऑफ एक्सचेंज माने जाएंगे, लेकिन सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक नहीं माने जाएंगे, क्योंकि चेक में हमेशा ड्रॉई कौन होगा, बैंकर होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, चेक कैन ओनली बी ड्रॉन पेएबल ऑन डिमांड, चेक हमेशा पेएबल ऑन डिमांड होगा, कभी भी ऐसे स्पेसिफाइड डेट ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। पेएबल ऑन डिमांड, उसमें सिर्फ एक तारीख लिखी हुई होती है, इस तारीख से 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट लेने आ जाना, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगा, इतना ही होता है। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिमांड में भी पे हो जाता है, और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, बियरर चेक पेएबल ऑन डिमांड इज वैलिड, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेएबल ऑन डिमांड इज इनवैलिड। देखो, इसको मैं अंडरलाइन कर दूं, क्या क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि बियरर चेक जो होता है ना, बियरर चेक, एक मिनट, चलो, बियरर चेक जो होता है, बियरर चेक, ये पेएबल ऑन डिमांड हो सकता है, ये पेएबल ऑन डिमांड हो सकता है, ये वैलिड भी होगा, बियरर चेक पेएबल ऑन डिमांड वैलिड होगा, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिमांड, और वो भी बियरर को, मतलब बियरर डिमांड करे, ये इनवैलिड हो जाएगा। तो यही तो है, यही तो मेन डिफरेंस है कि चेक जो है वो बियरर लेकर के जा सकता है और डिमांड में पे भी हो सकता है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज कभी भी डिमांड में पे नहीं हो सकता अगर वो बियरर लेकर के आए तो। आ गई समझ में, चलो उसके बाद चेक जो है वो उसमें एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस जरूरी है। अगर लॉजिकल क्लियर है ना, तो एक एक चीज बिना याद किए ऐसे ही याद हो जाएगी। यहाँ पर एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है, ना प्रोमिसरी नोट में जरूरी है, ना ही चेक में जरूरी है, सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर 3 दिन का ग्रेस दिया जाता है, आपको पता है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 दिन का ग्रेस दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर चेक वगैरह में ऐसा कोई ग्रेस पीरियड नहीं है। यहाँ पर अनलाइक चेक, बिल जो है वो क्रॉस नहीं हो सकता, चेक तो क्या है, क्रॉस चेक भी चलता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रॉस कुछ नहीं होता, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो नोटेड और प्रोटेज नहीं हो सकता, है ना। मतलब बिल हो सकता है, सॉरी, बिल में क्या आप नोटरी वगैरह ये सब कर सकते हो, चेक में नहीं कर सकते, और इसमें स्टाम्प वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती चेक में, लेकिन यहाँ पे होती है। मतलब अभी चलो अब थोड़ा रटी लेते हैं, चलो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में स्टाम्प जरूरी है, चेक में स्टाम्प जरूरी नहीं है। यहाँ पर नोटिंग और प्रोटेस्ट किसमें, बिल में, चेक में नहीं चलती, बिल में चल जाती है ना। बिल जो है वो क्रॉस नहीं हो सकता, चेक क्रॉस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 3 दिन का ग्रेस पीरियड बिल के केस में मिलता है, चेक में नहीं मिलता। यहाँ पर एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है चेक के केस में, लेकिन बिल में चेक एक्सेप्टेंस जरूरी है। ठीक है, फिर बेयरर जो है वो पेएबल ऑन डिमांड हो सकता है, चेक पेएबल ऑन डिमांड हो सकता है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो बेयरर की डिमांड पे नहीं हो सकता। और फिर
ये हाँ ये हो गया। और एंड में क्या बोलते हैं कि ये बैंकर को ही ड्रॉ होगा, लेकिन ये बैंकर या फिर किसी और पर्सन को भी ड्रॉ हो सकता है। अगर अभी आपको याद नहीं आया ना तो सच में मतलब इस लेक्चर के बाद आप एक आधी बार तो थोड़ी लॉजिकली समझना, इस लेक्चर को एक बार और सुनना, पूरा आपको याद ही हो जाएगा। बोल। हाँ कर सकते हैं। डेट नहीं नहीं आप समझे नहीं, डिमांड पे उसमें ऐसा नहीं लिखा रहता। उसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके नाम पे चेक लिखा तो आज तारीख है 26 अगस्त 2024 को मैंने लिख दिया। अब ये 3 महीने के लिए वैलिड है, मतलब अगले 3 महीने मतलब अगस्त से सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 26 नवंबर तक तू कभी भी चले जा और कभी भी जाकर के चेक को क्या कर दे, बैंक के पास जाकर के डिमांड में मांग ले तो उनको देना पड़ेगा। तो स्पेसिफाइड डेट नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो एक डेट बताते हैं कि इसी दिन को पे होगा। आया समझ में? ये है। चलो उसके बाद एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चेक में क्या क्या आया देखो। चेक जो है इज अ स्पीशीज ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। स्पीशीज मतलब उसी की प्रजाति का व्यक्ति है। चेक जो है स्पीशीज का मतलब होता है प्रजाति। चेक जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ही प्रजाति का है ना व्यक्ति है, मतलब कुछ भी बोल दो उसी की प्रजाति का है। और शुड फुलफिल, वो क्या क्या फुलफिल करेगा देखो, सारे एसेंशियल जो बिल ऑफ एक्सचेंज के हैं, सारे के सारे एसेंशियल कि भाई ये राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, ये सब ठीक है। और मस्ट बी ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। स्पेसिफाइड बैंकर को ही ड्रॉ करना, बैंक के अलावा चेक किसी को भी ड्रॉ नहीं हो सकता। और इट मस्ट बी पेएबल ऑन डिमांड, डिमांड में पे होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। इसका कुछ भी कीवर्ड बना लो, वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन चलो ऑल एसेंशियल्स बिल ऑफ एक्सचेंज, तो एसेंशियल का ई उठा लो है ना, और स्पेसिफाइड बैंकर का ES और फिर डिमांड, चलो जान दो ऐसे ही याद हो जाएगा, अभी नहीं याद आ रहा हमको। चलो चलो क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो अब क्लासिफिकेशन देखो, एक होता है बियरर इंस्ट्रूमेंट, एक होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। देखो बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? बियरर इंस्ट्रूमेंट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट वेयर द नेम ऑफ द पे इज ब्लैंक। मतलब बियरर है भाई, जिसके हाथ में रहेगा उसको पेमेंट मिल जाएगा। पेई जिसको पे करने वाले हैं ना उसका नाम ही क्या है? ब्लैंक है। ठीक है। और where the name of the payee is specified with the words or bearer or where the last endorsement is blank। मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है सोचो, या तो पहले तो नाम लिखा हुआ था लेकिन लास्ट इंडोर्समेंट मतलब एकदम एट लास्ट किसको पे होना है उसका नाम ब्लैंक है। मतलब पहले तो नाम लिखे थे लेकिन उन्होंने किसी, जिसका नाम लिखा था उसने किसी और को दे दिया, फिर उसका भी नाम लिखा था उसने किसी और को दे दिया, लेकिन अभी जिसके पास है ना मतलब जो लास्ट इंडोर्समेंट है वो खाली है। मतलब उसने बोला कि चल बियरर को इशू, मतलब अब ये बियरर को पे हो जाएगा। मतलब समझ में आई मैंने क्या? मैं एक बार और बोलता हूँ। देखो मैंने बोला कि मैं नंदिनी को पे करता हूँ, नंदिनी ने बोला कि ये रितिका को पे करेगी, इसने बोला ये तेजस को पे करेगा, ऐसे करके घूम गया। लेकिन बाद में इसने क्या बोला? किसी और को दे दिया बिना नाम लिखे। तो लास्ट इंडोर्समेंट जो है एकदम लास्ट में जो इंडो जिसके पास है वो ब्लैंक है। अभी किसी का नाम नहीं लिखा कि लास्ट में किसको पे करना है, वो लिखा हुआ है। देखो क्या बोल रहा है, मतलब द लास्ट इंडोर्समेंट इज ब्लैंक। सच इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड बाय मियर डिलीवरी। ठीक है, फिर मतलब क्या है? नेगोशिएट बाय मियर डिलीवरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने किसी को डिलीवर किया, उसने किसी और को डिलीवर किया, एंड में जो भी बियरर आएगा उसको पेमेंट मिल जाएगा। इसीलिए मियर डिलीवरी लिखा हुआ है कि मतलब अब नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि वो लास्ट इंडोर्समेंट उसका बैंक ब्लैंक है ना, तो वो किसी को भी देता रहेगा, एंड में जो भी आएगा उस पर्टिकुलर मेच्योरिटी डेट पे उसको पेमेंट मिल जाएगा। इसको बियरर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। मतलब सीधा सा मतलब क्या है? जिसके पास रहेगा उसको पेमेंट मिल जाएगा, जो उस डेट को आ जाएगा उस बिल को लेकर के उसको पेमेंट मिल जाएगा। तो इसमें कीवर्ड क्या हुआ है? पेई का नाम ब्लैंक होता है। ठीक है ना। नेम ऑफ द पेई स्पेसिफाइड होता है विद द वर्ड्स फॉर अ बियरर, या फिर वेयर द लास्ट इंडोर्समेंट क्या होता है? ब्लैंक होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में वो मियर डिलीवरी से नेगोशिएट हो जाएगा। अब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? उसी की प्रजाति का नेगोशिएबल। हाँ ठीक है, चलो कुछ नहीं। चलो अब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? देखो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में क्या बोल रहे हैं? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल टू अ पर्सन और पेबल टू अ पर्सन और इज ऑर्डर। मतलब या तो किसी पर्सन को पेबल है या फिर वो ऑर्डर देगा। जैसे लब्धि को पेमेंट ये किसी और को बोल देगी कि चलो मेरा ऑर्डर है कि इसको पे करो, तो उसको पे कर देंगे। मतलब उसके ऑर्डर पे बात चलेगी। मतलब या तो उसको पेएबल है या फिर उसके ऑर्डर पे है, या फिर कैन बी नेगोशिएटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट एंड द डिलीवरी। इसका क्या मतलब? सॉरी, कैन बी नेगोशिएटेड बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। मतलब या तो उसको पे कर दूंगा
या तो वो ऑर्डर देगी या फिर वो इंडोर्स कर देगी किसके नाम पे कि चल मैं इंडोर्स कर रही हूँ इसके नाम पे, है ना, कि इसको इंडोर्स करो, इसको डिलीवर कर दो, उसको पेमेंट मिल जाएगा। मतलब सार क्या हुआ बात का, देखो बियरर में क्या होता है, जिसके हाथ में होगा उसको पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन ऑर्डर में क्या होता है, या तो किसी स्पेसिफाइड पर्सन का नाम लिखा हो उसको, या फिर वो ऑर्डर देगा उस पर्सन को, या फिर इंडोर्स और डिलीवर कर देगा। इंडोर्स मतलब उसका नाम लिख देगा, साइन कर देगा, या फिर उसको डिलीवर कर देगा उसको। मतलब स्पेसिफाइड पर्सन होना जरूरी है या फिर एक ऑर्डर होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन बियरर में तो क्या है, जो ले करके आएगा उसको पेमेंट मिल जाएगा। क्लियर है? चलो उसके बाद डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है भाई, टाइम ऑफ द पेमेंट स्पेसिफाइड नहीं होता यहाँ पे। मतलब ये नहीं लिखा मैंने कि 3 महीने के बाद पे कर देंगे, 4 महीने के बाद, नहीं, डिमांड में पे हो जाएगा, मतलब टाइम नहीं लिखा हुआ। इंस्ट्रूमेंट विच आर पेबल, सॉरी, इंस्ट्रूमेंट ऑन विच टाइम ऑफ द पेमेंट इज नॉट स्पेसिफाइड, इसको डिमांड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। मतलब जब डिमांड, मतलब जब वो आएगा डिमांड में हमको पैसा देना पड़ जाएगा। लेकिन टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट विच आर पेबल एट और आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर आर कॉल्ड टाइम इंस्ट्रूमेंट। मतलब या तो वो टाइम स्पेसिफाइड लिख दिया कि इस डेट पर इतनी बजे ही आना, या फिर आफ्टर सम टाइम इन द फ्यूचर, मतलब ऐसा बोल दिया 3 महीने बाद आना, 4 महीने बाद आना, तो इसको टाइम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। मतलब डिमांड इंस्ट्रूमेंट टाइम इंस्ट्रूमेंट उल्टे हैं, अपोजिट है एक दूसरे से। डिमांड इंस्ट्रूमेंट में क्या बोला कि टाइम अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो डिमांड है, जब वो डिमांड में पैसा लेने आएगा देना पड़ेगा। और टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, या तो उस पर्टिकुलर तारीख को, या फिर आर आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में किसी टाइम के बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, उसके बाद पेमेंट देंगे, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, है ना, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखो क्या है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, क्या होता है, अ प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक ड्रॉन और मेड इन इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, भारत में ड्रॉ या मेड किया गया हो, एंड मेड पेएबल इन। अब ये ध्यान समझना मैंने क्या बोला, यहां पर एक बड़ा सा एंड है, देखो है ना, ऐसे ये बड़ा सा एंड दिखेगा आपको, ये एंड, ठीक है, इसको अलग कलर से करते हैं अपन। देखो इसका क्या मतलब पता है, ये देखो ये एक एंड है ना, इस पे गौर फरमाइए और इस और पे गौर फरमाइए, क्या मतलब है। देखो या तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, इंडिया में ड्रॉ हुआ हो, इंडिया में ड्रॉ हुआ हो, और या तो इंडिया में पेएबल हो, या फिर रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ड्रॉ किया गया हो। मेरी बात समझना, एक तो इंडिया में मेक किया गया है, और इसके साथ साथ अब एक और कंडीशन चल रही है, या तो इंडिया में पेएबल है या फिर रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पेएबल है। मेरे साथ साथ मैंने क्या बोला, इंडिया में बना हुआ है, इंडिया में बना हुआ है, ये हो गया। इसके साथ वाली क्या कंडीशन है, इंडिया में तो बनेगा, ये तो कंडीशन है। अब या तो इंडिया में पेएबल है या फिर रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पेएबल है, तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। अब इतना ही याद रखना, अब इसके आगे पीछे कितनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना लो सब चल जाएगा, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इंडिया में ड्रॉ हुआ है, और मतलब हिंदी वाला और एंड इंडिया में बना हुआ है, एंड या तो इंडिया में पेएबल है या फिर रेसिडेंट इन इंडिया को पेएबल है, खत्म कहानी। इसके अलावा जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो फॉरेन माने जाएंगे, इस दायरे में जो भी आएंगे वो इनलैंड है। अब देखो कैसा समझ में आएगा, देखो शेल बी डीम्ड एज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। एक एक करके एग्जांपल समझते हैं। प्रोमिसरी नोट मेड इन कोलकाता, मतलब इंडिया में मेड हुआ है और पेएबल का है मुंबई में, ठीक है ना। अ बिल ड्रॉन इन द वाराणसी, इंडिया में ड्रॉ हुआ है, ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन जोधपुर, मतलब इंडिया में ड्रॉ हुआ है और हुआ भी किसको, जोधपुर को। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये क्या है, भले ही मान लो कि कहीं भी पेएबल हो, ध्यान से समझना मैंने क्या बोला, इसलिए एंड और को ध्यान रखना जरूरी है। इंडिया में बना है और मतलब एंड, फिर कंडीशन क्या है, या तो इंडिया में पेएबल है या फिर रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पेएबल है। तो अगर रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पेएबल है और वो भले सिंगापुर में बैठा हो, मलेशिया में बैठा हो, चल जाएगा, फिर भी वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। बात पकड़ में, मैंने क्या बोला, समझना, धीरे धीरे चलना। इस एंड और पे इस एंड और पे आपको फोकस करना पड़ेगा। पूरी बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। देखो मैंने क्या बोला, ये या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, या प्रोमिसरी नोट है, या फिर चेक है। इंडिया में, जब वैसे मैं इंडिया में बैठा हूं, इंदौर में बैठा हूं, मैंने लिखा, किसको लिखा, या तो इंडिया में पेएबल है, मतलब मैंने क्या बोला कि मान लो महाराष्ट्र में कोई मेरा दोस्त है, उसको पेएबल है, तो भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। या फिर कोई मेरा दोस्त बाहर बैठा हुआ है लेकिन वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसको अगर मैं पे कर रहा हूं ना, उसके नाम को लिख रहा हूं, वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो भी ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। आई बात पकड़, मैंने क्या बोला, मतलब पे कहीं भी हो रहा हो फर्क नहीं पड़ता, जिसको पे कर रहा हूं वो तो भारत का रेसिडेंट है ना,
और मैं बना भी कहाँ बैठ के रहा हूँ, इंडिया में बना के रहा हूँ, तो भी वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। अब पल्ले पड़ी मैंने क्या बोला, मैं यहां बैठ करके ड्रॉ कर रहा हूं, या तो मैं इंडिया में किसी को ड्रॉ कर रहा हूं या फिर रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ड्रॉ कर रहा हूं। अब वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया भले ही कहीं और बैठा हो, चलेगा चलेगा, फिर भी वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। इसीलिए मैंने बोला सिर्फ एंड और पे फोकस करना। एक बार और, इंडिया में बना हो एंड या तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पेएबल हो या फिर इंडिया में पेएबल हो, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती तो वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए ये भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। फिर वो इंडिया में पेएबल होना चाहिए, हाँ फिर वो इंडिया में, तो भी वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट आएगा। इसीलिए मैंने बोला ना कि यहां पर एंड है वहां पे और है। घर पे जाके 2 मिनट शांति सोचना मैंने क्या बोला, आएगा समझ में। देखो उसके बाद रेसिडेंट, देखो अभी देखना, रेसिडेंट कहाँ है, आगरा का, ठीक है ना। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो आगरा में। बी जो न्यूयॉर्क का मर्चेंट है, देखो ए ने मतलब और बी ने एक्सेप्ट किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पेबल इन दिल्ली, तो ये भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। क्यों, बैठा वो मतलब है तो बी का मर्चेंट, लेकिन पेबल तो यहाँ पे है ना, और मैं ड्रॉ भी इंडिया में कर रहा हूं तो भी वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। या फिर वो है यहाँ का लेकिन उसको पे बाहर कर रहा हूं तो भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। आया समझ में। और इसके अलावा जितने भी हैं वो सब फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अगर अभी भी नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखना और एक बार शांति से समझना, आपको आएगा। बस ये कंडीशन एक बार और बोल रहा हूँ, ये मेरा ना ऐसे मेरे हाथों को भी ऐसे ध्यान रखना, इंडिया में बना हुआ है ना, फिर एंड इंडिया में बना, फिर यहाँ पे एंड के बाद 2 कंडीशन है, 2, ठीक है। या फिर पेबल इन इंडिया है या फिर रेसिडेंट टू द पेबल इन इंडिया, इतना याद रख लो, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे डायग्राम में भी देख लो, प्रोमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर इंडिया में ड्रॉ हुआ है ना, अब देखो कितना अच्छा सर ने देखो बना के दिया है, या तो इंडिया में ड्रॉ हुआ है प्लस पेबल इन इंडिया, और ये बड़ा सा और दिख रहा है, देखो बड़ा सा और दिख रहा है ना, ये और है ना, और ड्रॉन अपॉन पर्सन रेसिडेंट इंडिया, अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ये दोनों साथ में हो जाए, तो फिर हम इसको इंडिया का मानेंगे, खत्म। चलो, और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट वही है, पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट नहीं है, वैसे ये भी है कि जो इनलैंड नहीं है वो फॉरेन है, ठीक है, आ गया समझ में। चलो उसके बाद यहाँ पे देखो, अब ये फॉरेन को भी समझा दिया। देखो प्रोमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर आउटसाइड इंडिया ड्रॉ हुआ है, काम ही खत्म हो गया ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी थी, पहली ही नहीं हुई तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, आगे देखना ही नहीं। मतलब पता है एग्जाम के लिए कितना सिंपल है, जैसे ही वहां पर ड्रॉन आउटसाइड इंडिया लिखा हो, आगे कुछ देखना ही, सीधे फॉरेन टिक कर दो ना। आया लॉजिकली क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे ही आउटसाइड इंडिया ड्रॉ दिखे वैसे उसको फॉरेन टिक कर दो, क्योंकि कंडीशन क्या थी, इंडिया में पे हुआ है लेकिन एंड या तो इंडिया में पेबल है या फिर रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पेबल है, यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड है, खत्म, ये इनलैंड, इसके अलावा जो भी हो फॉरेन, ठीक है, कंप्लीट। मेरे हिसाब से अब नहीं आएगी कोई दिक्कत, ठीक है। अब हो गया लाइबिलिटी ऑफ द मेकर। देखो एक्शन कितना बचा है, ये लाइबिलिटी के बाद इतना बचा है, हाँ थोड़ा ही बचा है, हाँ ज्यादा नहीं बचा। चलो कुछ नहीं हो जाएगा। चलो तो अपन कहाँ थे, मोड ऑफ नेगोशिएशन पे कहाँ थे अपन, इंडोर्समेंट हो गया। चलो अब देखो, अब अपन आते हैं इसके ऊपर, रुक जाओ, एम्बिगुअस, हाँ इनकोहेरेंट। चलो लाइबिलिटी ऑफ द मेकर पे आते हैं। देखो लाइबिलिटी ऑफ मेकर ड्रॉई ऑफ फॉरेन बिल, देखो इसका क्या मतलब है। देखो लाइबिलिटी ऑफ द मेकर ड्रॉअर ऑफ द फॉरेन बिल, मतलब हम ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन हम कौन है, हम फॉरेन बिल को ड्रॉ कर रहे हैं। फॉरेन बिल कौन सा है, जो आउटसाइड इंडिया ड्रॉ हुआ है उसकी बात है। इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रारी, द लाइबिलिटी ऑफ द मेकर और द ड्रॉअर ऑफ द फॉरेन प्रॉमिसरी नोट और द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ द चेक इज रेगुलेटेड इन ऑल एसेंशियल लॉ ऑफ द प्लेस। मतलब जहां ड्रॉ हुआ है ना, जहां ड्रॉ हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर में ड्रॉ हुआ है, तो वहां पे जो लॉ चलता है ना, वो लॉ लगाएंगे, इंडिया का लॉ नहीं लगाएंगे, ये मतलब है। जहां पे ड्रॉ किया गया है, जहां पर मेड किया हुआ है ना इंस्ट्रूमेंट को, रिस्पेक्टिव लाइबिलिटीज उस लॉ ऑफ द प्लेस के आएगी। जैसे यूएस में ड्रॉ हुआ है ना, तो यूएस का लॉ लगेगा, इतना समझ लो, ठीक है ना। उसके बाद इनकोहेरेंट और एम्बिगुअस पे आ जाते हो। इनकोहेरेंट का क्या मतलब होता है, कि इनको हेट करो। ये कितना गंदा जोक मारा आपने। देखो इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है, जो इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट देखो कैसा है, इट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज इनकम्प्लीट इन सर्टेन रिस्पेक्ट। अमाउंट नहीं लिखा, जिसको देना है उसका नाम नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा। देखो इनकम्प्लीट इन सर्टेन रिस्पेक्ट, है ना, और उसको देखो या तो साइन नहीं है या ऐसा कुछ भी। देखो ड्रॉअर, मेकर, एक्सेप्टर, इंडोर्सर ऑफ अ नेगोशिएटेड इंस्ट्रूमेंट मे साइन एंड डिलीवर द इंस्ट्रूमेंट टू द अनदर पर्सन इन हिज कैपेसिटी, लीविंग द इंस्ट्रूमेंट होली ब्लैंक, या फिर कोई ना कोई चीज इनकम्प्लीट करती हो। अब ऐसा क्यों है, देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे को ना आपको पेमेंट देना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ना किसको पेमेंट देना है, मेरे को मान लो सलमान खान को पेमेंट देना है, ठीक है, और मैंने क्या बोला,
कि वो हमारे फंक्शन में आया था परफॉर्म करने के लिए। अब मैंने उससे बोला कितने पैसे लोगे, तो उसने बोला अभी तो नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा। तो मैंने क्या किया, इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट इशू करके दे दिया और बोला ले जितने अमाउंट भरना है इसमें देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है, ये चीज करिए। तो मतलब मैंने क्या किया, कुछ वर्ड इनकम्प्लीट लिख दिया, अमाउंट उसमें इनकम्प्लीट लिख दिया, ठीक है। और हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी लिख दे। मैंने उसको बोला देख भाई ऐसा है 10 लाख रुपए तक का कुछ भी लिख देना, इससे ज्यादा मत लिखना। तो क्या बोला मैंने उसको, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जितनी डिसाइड हुई ना उससे ज्यादा वो नहीं लिख सकता। मतलब ऐसा तो हम ब्लैंक चेक में कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ब्लैंक चेक में मैंने इसको कुछ भी दे दिया तो वो तो करोड़ों रुपए लिख देगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि कैपेसिटी लीविंग है ना, इधर होली ब्लैंक या फिर और हैविंग रिटर्न word incomplete, such instrument is called an incoherent instrument and this gives a power to its holder to make it complete। जैसे सलमान खान को पावर मिल गई कि वो इसको कंप्लीट कर दे, उसमें वो अमाउंट भर दे, तो सलमान खान को पावर दे दी, बात नहीं करना इधर, सलमान खान को पावर दे दी कि आप क्या करो, इसको कंप्लीट करो, एनी अमाउंट विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड देयर इन और इन द लिमिट स्पेसिफाइड या फिर अफिक्स्ड इन स्टाम्प। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मैंने क्या बोला कि जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं एक स्टाम्प पेपर पे एक स्टाम्प लगाना पड़ता है ना। तो फॉर एग्जांपल मैंने और उसकी अंडरस्टैंडिंग में क्या हुआ, देख भाई 10 लाख से ज्यादा मत मांगना, तो 10 लाख का स्टाम्प भी लगाना पड़ेगा, वो स्टाम्प से ज्यादा नहीं मांग सकता, या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जो डिसाइड हुआ अग्रीमेंट हुआ उससे ज्यादा नहीं मांग सकता। क्या क्लियर हुआ मैंने क्या बोला। इनकोहेरेंट मतलब इनकम्प्लीट, इनकोहेरेंट मतलब क्या है ना, इनकम मतलब इनकोहेरेंट मतलब इनकम्प्लीट, और वो सलमान खान उसको क्या करेगा, इनकम्प्लीट करेगा। लेकिन हमने अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बता दिया और स्टाम्प लगा दिया, या तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर स्टाम्प में जितनी वैल्यू है उतना ही लिख सकता है, उससे ज्यादा नहीं लिख सकता। क्लियर हो रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं। फिर लाइबिलिटीज ऑफ द ड्रॉइंग इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, देखो द पर्सन जो साइन कर रहा है, जो ड्रॉ कर रहा है ना, वो लाइबल हो जाएगा बोथ टू द होल्डर एंड द होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब ड्यू कोर्स क्या है अपन आगे पढ़ेंगे। देखो holder of such instrument cannot recover the amount in excess intended to be paid। intended मतलब मैंने क्या बोला, इंटेंशन तो ये था ना भाई 10 लाख से ऊपर का मत देना, अब तू ज्यादा 50 लाख लिख देगा तो मैं कैसे पे करूंगा। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि ये इंटेंडेड जितना है उससे ज्यादा पेमेंट पहले बात तो मांग नहीं सकता। दूसरा, होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन हाउएवर रिकवर एनी अमाउंट ऑन सच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड इट इज कवर्ड स्टाम्प अफिक्स। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है समझो, सलमान खान ने किसी और को, मान लो शाहरुख खान को चेक क्या कर दिया, गुड फेथ में दे दिया, तो उसको गुड फेथ में मिला है ना, गुड फेथ में, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अब मान लो सलमान खान को शाहरुख खान से लेने थे, अब मैंने क्या बोला, देखो 10 लाख तो लेना, लेकिन मेरे को मान लो तू बड़ा, तू क्या है बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है ना, एक काम कर तू 30 लाख तक का स्टाम्प बना दे, ऐसा मैंने बोला। अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है 10 लाख की, लेकिन तू क्या कर 30 लाख का स्टाम्प बना दे। मेरा वर्ड मैं जो बोल रहा हूँ ना ध्यान रखना, 30 लाख का स्टाम्प अपन बना देते हैं, ठीक है। सलमान खान ने बोला ओके। सलमान खान शाहरुख खान को कुछ पैसे वैसे देने थे 30 लाख के आसपास के, तो उसने क्या किया, उसको वो चेक दे, उसको वो बिल क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब शाहरुख खान क्या बन गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब शाहरुख खान ने अगर शान पत्ती दिखाई और उसमें 50 लाख का अमाउंट लिख दिया तो नहीं चलेगा, क्योंकि स्टाम्प पे ही 30 लाख था। अब आया समझ में, स्टाम्प पे अगर 30 लाख था तो 30 लाख ही शाहरुख खान लिख सकता है। अगर शाहरुख खान 50 लिखेगा तो बैंक पे नहीं करेगी, स्टाम्प भी 30 तक का था। हाँ, अगर 30 लिख दिया ना तो मेरे को पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स भी स्टाम्प से ज्यादा का पैसा नहीं मांग सकता। क्लियर हुआ क्या, यही लिखा है, देखो यही लिखा है पूरा का पूरा कि ड्यू कोर्स में लाइबिलिटी कितनी होगी, लाइबिलिटी बोथ होल्डर की होगी, होल्डर इन ड्यू कोर्स की होगी। कैन नॉट रिकवर इन एक्सेस ऑफ द इंटेंडेड टू पे। ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है, ड्यू कोर्स वाला जो होल्डर है वो रिकवर कर सकता है कोई भी अमाउंट, लेकिन वो स्टाम्प से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एम्बिगुअस मतलब क्या है, जो क्लियर ही नहीं है, एम्बिगुअस है मतलब समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है ना। देखो क्या है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, क्या होता है देखो, वेयर एन इंस्ट्रूमेंट में बी कंस्टिट्यूट, मतलब समझ ही नहीं आ रहा मैं इसको प्रोमिसरी नोट मांगू, मतलब मानू कि मैं इसको चेक मानू, समझ ही नहीं आ रहा ये प्रोमिसरी नोट है कि चेक है, ये इधर का भी नहीं इधर का भी नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं, देखो भाई अगर ऐसा कुछ है ना तो होल्डर जो है वो कुछ भी ट्रीट कर सकता है उसकी मर्जी से, लेकिन एक बार जो ट्रीट कर दिया ना वो फाइनल होगा। मतलब एक बार तूने बोल दिया, एक बार जो तूने कमिटमेंट कर दी तो कर दी, एक बार तूने अगर इसको उसको माना प्रोमिसरी तो प्रोमिसरी मानना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज माना तो फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही मानना, उसकी तरह ही उसको ट्रीट करना। ठीक है, तो देखो कमिटमेंट वाला भी सलमान खान का ही डायलॉग था। चलो उसके बाद देखो 10
एन इंस्ट्रूमेंट विच इज वेग एंड कैन नॉट बी क्लियरली डिफाइंड। वेग है भाई, उसमें क्लियरली डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसमें कुछ ना कुछ फीचर प्रोमिसरी जैसे भी लग रहे हैं, कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे भी लग रहे हैं। तो ऐसे केस में मे कंसिडर प्रोमिसरी नोट एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमिसरी नोट, और एक बार उसके डिस्क्रिप्शन पे उसकी चॉइस पे करेगा और ट्रीट इज ईदर इंस्ट्रूमेंट और देयर आफ्टर उसको वैसे ही ट्रीट करेगा। तो भाई जो मैंने अभी आपको बताया ना, सिर्फ उतना ही लिख के आना है, वही लिखा है बड़े से पैराग्राफ में। क्या बोला? एक एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट है, मेरी बात को मैं सारे कीवर्ड के साथ ही बोल रहा हूं, देखो एक एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट है जो जिसकी ना टर्म्स थोड़ी सी वेग है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको प्रोमिसरी मानूं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज मानूं। तो ये होल्डर को चॉइस दी गई, आपके डिस्क्रिप्शन पे, आपकी श्रद्धा भक्ति पे, आपकी चॉइस पे, आप उसको कुछ भी मान लो, लेकिन एक बार माना ना तो आप उसकी चॉइस को चेंज नहीं कर सकते भाई। एक बार आपने पसंद कर लिया तो फिर सीधे शादी होगी, चेंज नहीं कर सकते आप उसको। आ गया समझ में? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेगोशिएशन और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इस पे आते, जो क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं है। ऑन द one of the essential कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए। ठीक है, फ्रीली ट्रांसफरेबल बहुत जरूरी था, है ना। फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। तो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर द राइट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यही लिखा हुआ है कि जो फ्रीली ट्रांसफरेबल है और राइट भी है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 व्हेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन टू मेक हिम इट्स होल्डर, इंस्ट्रूमेंट डीम्ड टू हैव बीन नेगोशिएटेड। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं मेरा इंटेंशन बता रहा हूं कि चल यार मैं तेरे को होल्डर बताता हूं, मतलब मैं तेरे को होल्डर बनाना चाहता हूं, मेरे को मान लो तेरे को कुछ पैसे देने थे, तो चलिए मेरे पास बिल रखा हुआ है, ये बिल मैं तेरे को दे रहा हूं, मतलब मैं तेरे को होल्डर बना रहा हूं, तो डीम टू बी नेगोशिएटेड माना जाएगा, मतलब डीम टू बी ट्रांसफर माना जाएगा, ये मतलब है। दस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मैं तेरे को ओनरशिप ही क्या कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं। नेगोशिएबल, यहाँ पर ओनरशिप पे भी आप क्या करो, अंडरलाइन कर दो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी नेगोशिएटेड इधर बाय डिलीवरी और पेएबल टू द बियरर और बाय एंडोर्समेंट। या तो डिलीवरी से हो जाए, या तो मैंने पेएबल टू द बियरर उसको बना दिया, या फिर मैंने इंडोर्स कर दिया किसी के नाम पे, कुछ भी हो जाए। तो पता है ये वही चीज चल रही है अपन पहले पढ़ रहे हैं, कुछ है ही नहीं। देखो कितना सिंपल है, ट्रांसफरेबल है फ्रीली, ठीक है। और जैसे ही मैं किसी को दे दूंगा, होल्डर को मैं ओनरशिप प्रोवाइड कर दूंगा, तो ओनरशिप मेरा कीवर्ड आ गया। और नेगोशिएट, उसको नेगोशिएटेड मान लिया जाएगा। नेगोशिएट कैसे हो सकता है, डिलीवरी के थ्रू, बियरर को दे दिया तो पेएबल टू बियरर, या फिर इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, खत्म। याद हुआ क्या? कुछ दिक्कत आ रही है इसमें? ठीक है, आगे समझ में। अब मोड ऑफ नेगोशिएशन के मोड कैसे कैसे हो, देखो पेएबल टू द बियरर हो सकता है या पेएबल टू ऑर्डर हो सकता है। बियरर मतलब सिर्फ डिलीवरी से ही, अब डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। वाह बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा है ना कंसंट्रेशन यहां से यहां लेके जाना, मैं क्या बता रहा हूं समझो। मैंने क्या बोला, नेगोशिएशन कैसे कैसे हो सकता है। एक हो गया कि मैंने सिंपली किसी को दिया बियरर मतलब इसने इसको दिया, उसने इसको दिया, इसने इसको दिया, उसने इसको दिया, ये घूम रहा है ना। जैसे ही वो लास्ट वाला आएगा उसको हम दे देंगे, इसको बोलते हैं पेएबल टू बियरर। ये सिर्फ मियर डिलीवरी से हो सकता है ना। मैंने इसको बोला ले डिलीवरी तेरे को दे दी, उसने किसी और को डिलीवरी दे दी, ठीक है। ये डिलीवरी या तो एक्चुअल हो सकती है या कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। आप समझना, मैं आगे पढ़ाऊंगा एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, अभी सिर्फ इतना समझो, दो टाइप की हो सकती है। और इन केस वेयर प्रोमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल टू द ऑर्डर, तो इंडोर्समेंट और डिलीवरी से ही होगा। इंडोर्समेंट का मतलब क्या बताया था कि साइन करो, उसका नाम लिखो प्रॉपर कि हाँ भाई इसको ही पे करना, तो या तो वो ऑर्डर देगा या उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिख दो या वो ऑर्डर देगा। तो इंडोर्समेंट और डिलीवरी दोनों से, कि इंडोर्स करना भी जरूरी है और लिख करके मैं अपनी जेब में नहीं डाल सकता, मेरे को उसको डिलीवर भी करना जरूरी है। जो मैंने पहले बताया था कि डिलीवरी जरूरी है, जैसे मेरे को तेजस को पेमेंट देना और मैंने लिख करके अपनी जेब में रख लिया, नहीं चलेगा, मेरे को उसको देना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा। आया समझ में? चलो उसके बाद यहाँ क्या लिखा है कि प्रोमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल टू द बियरर नेगोशिएटेड बाय डिलीवरी, है ना। अगर सिर्फ बियरर वाला काम है तो डिलीवरी से ही हो जाएगा, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक जो नेगोशिएटेड ऑर्डर वाला है तो इंडोर्समेंट और डिलीवरी दोनों लगेगी। आ गया समझ में? पल्ले पड़ रही क्या? जो एक्टिव है उसको समझ में आ रहा होगा, जो जरा सा भी इधर उधर जोन आउट हुआ ना उसका पूरा कॉन्सेप्ट गया, क्योंकि मैंने बोला ना ये रटने वाला चैप्टर है ही नहीं, इसमें समझना चीज है, ठीक है। चलो अब नेगोशिएशन बाय डिलीवरी कैसे कैसे हो सकता है, देखो पेएबल टू द बियरर नेगोशिएट डिलीवरी, देखो है ना। हमने क्या बोला कि अगर बियरर वाला है तो वो बियरर क्या हो सकता है, डिलीवरी से हो सकता है। इसका एक्सेप्शन समझो, लॉ में हर चीज का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब बियरर जो है, बियरर
पेबल टू द बियरर, वो डिलीवरी से कब नहीं होगा? प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक डिलीवर्ड ऑन द कंडीशन दैट इट इज नॉट टू टेक प्लेस इफेक्ट एक्सेप्ट इन सर्टेन इवेंट्स इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैपेंस। मतलब कॉन्टिंजेंट बना दिया मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। मैंने क्या बोला पता है? मैंने ये बोला नेगोशिएशन बाय डिलीवरी को कि जब ही डिलीवर करना जब ये इवेंट हैपन हो जाए। समझे? मतलब क्या है, मैं बताता हूं क्या है। माल गोडाउन तक पहुंच जाए तभी डिलीवर करना, या फिर है ना माल सुरक्षित हो जाए, या जिस क्वालिटी का मैंने बोला था उस क्वालिटी का है तो ही इसको क्या करना, पे करना। मैंने कुछ ना कुछ कंडीशन लगा दी। तो जब मेरा कंडीशन लगा दी, जो मेरा प्रोमिसरी नोट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, अगर वो सर्टेन इवेंट के हैपन होने पर ही क्या करोगे आप, पे करोगे। कोई भी आ जाए बियरर वाला, लेकिन बियरर को भी पेएबल आप डिमांड मतलब बियरर को भी आप नहीं करोगे कब तक, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाए। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? इसको ना थोड़ा नॉर्मल बिजनेस से जोड़ो। जैसे मान लो मैंने माल मंगाया, अब मैंने क्या बोला, जब तक इतने तू गिन के रखना, जब तक वो गिन करके तूने उसको रजिस्टर में एंटर नहीं कर दिया और वो स्पेसिफाइड क्वालिटी का माल नहीं आया, जब तक इसको पेमेंट मत करना। तो मैंने कंडीशन लगा दी ना। अब भले ही कोई भी आए, वो गाड़ी वाला आए या फिर उसका एजेंट आए, कोई भी बियरर इंस्ट्रूमेंट लेकर के आ जाए, उसका पेमेंट तब तक नहीं होगा जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। आया समझ में? ठीक है, ये था इसका लॉजिक। अब इसके एग्जांपल भी बन सकते हैं। देखो, ए होल्डर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, जो बियरर पेबल टू बियरर था, है ना, डिलीवर्स टू बीज एजेंट टू कीप फॉर बी। इंस्ट्रूमेंट जो है नेगोशिएट हो गया। अब ये तो नॉर्मल एग्जांपल था कि एजेंट को नेगोशिएट कर दिया तो नेगोशिएट हो गया क्योंकि बियरर था। सेकंड वाला एग्जांपल समझो। A, the holder of the negotiable instrument payable to the bearer, which is in the hands of the A's banker, who is at the time of banker B, directs the banker to transfer the instrument. B is credited in the bank's account. मैं बताता हूँ क्या लिखा है। The banker does so and accordingly now passes the instrument to B's agent. The instrument have been negotiated. इसका क्या मतलब है कि बैंक के पास पहले आया और मैंने फोन लगा के पहले ही बोल दिया था कि आपके पास जब आए ना, है ना, आपके पास जब आए तो मेरे एजेंट को दे देना। तो ये नेगोशिएशन बाय द डिलीवरी की बात कर रहा है कि मतलब मैंने इसको बोल दिया, मेरे ऑर्डर पे मैंने बैंक को क्या बोला कि मेरे ऑर्डर पे एजेंट को दे देना। तो ये भी पेबल टू द बियरर है। और मैंने कंडीशन का एग्जांपल तो दे ही दिया कि कंडीशन कैसे कैसे हो सकती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेगोशिएशन बाय द इंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है? देखो, यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इंडोर्समेंट और डिलीवरी दोनों के लिए जरूरी है। जब वो ऑर्डर मतलब या तो मैंने किसी पर्सन का नाम लिख दिया या फिर उसके ऑर्डर पे, मतलब वो ऑर्डर देगा किसी को पेमेंट करना, उसके ऑर्डर पे पेबल है, तो फिर इंडोर्समेंट और डिलीवरी दोनों हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्यादा फास्ट जा रहा हूं क्या मैं? लॉजिक आ रहा है समझ में? मैंने क्या बोला? कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना पहले से कि यार ये बता दो फिर से। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ द डिलीवरी बाय इन नेगोशिएशन क्या क्या होता है? देखो ध्यान समझना। इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, डिलीवरी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज एसेंशियल वेदर द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू द बेयरर या फिर ऑर्डर। डिलीवरी तो जरूरी है ना। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने तेजस का नाम लिख दिया लेकिन अपनी जेब में रख दिया तो नहीं चलेगा। डिलीवरी तो हमेशा जरूरी है, भले वो बेयरर को हो, चाहे वो स्पेसिफाइड पर्सन को हो या फिर उसके ऑर्डर पे हो, डिलीवरी तो जरूरी है, पहला। दूसरा, डिलीवरी वॉलंटरी होना चाहिए। मतलब वॉलंटरी मतलब खुद की मर्जी से, ऐसा बंदूक रख के आप डिलीवरी नहीं करा सकते। वॉलंटरी खुद की इच्छा से होनी चाहिए। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द डिलीवरी शुड बी पास द प्रॉपर्टी इन द इंस्ट्रूमेंट। मतलब जैसे ही मैंने डिलीवर किया ना, वैसे मैंने प्रॉपर्टी को भी पास कर दिया, मतलब मैंने ओनरशिप ही उस इंस्ट्रूमेंट की पास कर दी। ठीक है, द डिलीवरी कैन बी एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव। आगे पढ़ेंगे दो क्या होती है ना। द कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंटिल डिलीवरी रिमेन्स इनकम्प्लीट एंड इरिवोकेबल। मतलब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डिलीवरी तक होता है। मतलब इट रिमेन्स इनकम्प्लीट, मतलब जब तक मैंने डिलीवर नहीं किया, भले ही मैंने कुछ भी लिख दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, जब तक मैंने डिलीवर नहीं किया जब तक वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। मतलब जो जो अपन लॉजिकली पढ़ा ना वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। डिलीवरी इज एसेंशियल नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशन बट ऑल्सो एट द टाइम ऑफ मेकिंग। मतलब सिर्फ नेगोशिएशन के टाइम पे ही डिलीवरी जरूरी नहीं है, मेकिंग के या ड्राइंग के टाइम पे भी जरूरी। मतलब मैंने लिख करके जेब में रख दिया तो भी नहीं चलेगा, लिख करके पहले मेरे को डिलीवर करना पड़ेगा, उसके बाद वो किसी और को कर दे, वो किसी तीसरे को कर दे। जैसे मैं एग्जाम्पल, मैंने लिख करके अपनी जेब में रख दिया या फिर मैंने अपने बैग में रख दिया, बैग से वो घूम गया, अब वो है ना इधर से उधर चल रहा है तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि भाई फर्स्ट जो उसका ओरिजिन था वो तो बिना डिलीवरी के हुआ ना। अब कितने डिलीवर कर दो फर्क नहीं पड़ता। मतलब नेगोशिएशन डिलीवरी जरूरी है, लेकिन जब ड्रॉ कर रहे हो, मेक कर रहे हो, तब भी डिलीवरी जरूरी है। आया समझ में? चलो उसके बाद ये ऐसी केस स्टडी बनती है छोटी छोटी। मतलब यहाँ मैं रटवा इसलिए नहीं रहा हूं, आपको समझ आ रहा है? ये वाला जो
चैप्टर है, इससे ऐसे बारीक बातों से केस स्टडी बना देगा। तो लॉजिकली 3-4 बार पढ़ करके समझना पड़ेगा, इस लेक्चर को 2-3 बार और देखना पड़ेगा ताकि फिट हो जाए कब कौन सी बात लगेगी, तो फिर आप केस स्टडी गलत नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद द डिलीवरी एसेंशियल नॉट ओनली एट द टाइम नेगोशिएशन पढ़ लिया। फिर द राइट इन द इंस्ट्रूमेंट आर नॉट ट्रांसफर्ड टू द इंडोर्सी अनलेस आफ्टर द इंडोर्समेंट द सेम हैज बीन डिलीवर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, जब तक डिलीवरी नहीं होती, बार बार यही है, डिलीवरी नहीं होगी तो इंस्ट्रूमेंट इंडोर्समेंट नहीं होगा, डिलीवरी नहीं होगी तो गुड टाइटल नहीं मिलेगा, डिलीवरी नहीं होगी तो प्रॉपर्टी पास नहीं होगी, है ना। डिलीवरी जो है वो ड्रॉ करते टाइम भी जरूरी है, हर जगह उसकी इंपॉर्टेंस की बात चल रही है, ठीक है। इफ अ पर्सन मेक्स द इंडोर्समेंट instrument but before the same could be delivered to the endorsee, the endorser dies, the legal representative deceased cannot negotiate। इसका क्या मतलब है सुनना, लास्ट लाइन। मान लो मैंने इंडोर्स किया इंस्ट्रूमेंट, लेकिन जब मैंने उसको डिलीवर किया, डिलीवर करने से पहले ही बेचारा जिसको मैं डिलीवर कर रहा था, मतलब डिलीवर टू द इंडोर्सी, इंडोर्सर जो है वो मर जाता, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पर्सन कैन नॉट नेगोशिएट। तो फिर अगर वो पहले ही चला गया डिलीवर करने से पहले ही, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव फिर क्या कर सकते, क्योंकि डिलीवरी नहीं हुई ना। हमने क्या बोला, अगर डिलीवरी नहीं हुई तो बात खत्म, आगे कोई कहानी नहीं बढ़ सकती। तो यहाँ अगर डिलीवर नहीं हुआ है, डिलीवरी नहीं हुई है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जाके नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ क्या? ये मैंने रटवाया नहीं क्योंकि रट के तो भूल जाओगे, इसीलिए बस एक एक बार। यहाँ पर डिलीवरी की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की गई है। पहली बारे में क्या बोला कि डिलीवरी जो है वो बियरर में भी जरूरी है, नेगोशिएशन बाय द ऑर्डर में भी जरूरी है, वॉलंटरी होना जरूरी, मतलब फ्री फ्रॉम एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह, वॉलंटरी जरूरी है। फिर प्रॉपर्टी भी पास हो जाती है डिलीवर से। लोरी गा के याद करेंगे इसको, लोरी कैसे गाते हैं, मैंने क्या बोला, देखो क्या बोला मैंने, डिलीवरी जो है वो क्या होती है, नेगोशिएशन ऑर्डर से भी इफेक्ट हो जाती है, और बियरर पेबल टू द बियरर से भी डिलीवरी जरूरी है, मतलब जरूरी है। फिर वॉलंटरी होना चाहिए, डिलीवरी के साथ साथ प्रॉपर्टी भी पास हो जाएगी, मेरे साथ डिलीवरी के साथ प्रॉपर्टी भी पास हो जाएगी। डिलीवरी एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव दोनों हो सकती है। जब तक डिलीवरी कंप्लीट नहीं होती है, इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या माना जाता है, इनकम्प्लीट माना जाता है इंस्ट्रूमेंट को। फिर एसेंशियल है कि सिर्फ नेगोशिएशन के टाइम पे ही नहीं, ड्रॉइंग या फिर मेकिंग के टाइम पे भी जरूरी है। फिर जो राइट्स है वो ट्रांसफर कब तक नहीं होगी, जब तक डिलीवर नहीं हो जाए। उसके बाद अगर मान लो इंडोर्सर डिलीवर करने के पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती, तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। खत्म खेल। उसके बाद बाउंसिंग ऑफ चेक सबसे सिंपल, ये तो अपन ने देखा ही हुआ है। देखो बाउंसिंग ऑफ चेक का क्या मतलब है कि मैंने चेक इशू कर दिया, मैंने 10 लाख का चेक इशू कर दिया, मेरे अकाउंट में 1000 रुपए भी नहीं है, मतलब क्या कहने का मतलब है, इनसफिशिएंट बैलेंस है। किसी भी तरीके से अगर बाउंस हो गया तो उसको क्रिमिनल लायबिलिटी मानी जाएगी। मैंने क्या बोला, क्रिमिनल लायबिलिटी मानी जाएगी। याद रखना इसको, क्रिमिनल लायबिलिटी मतलब आपको अपराधी की तरह ट्रीट किया जाएगा, आप गुनहगार हो, ठीक है। उसके बाद द चेक इज सेड टू बी क्या, तो ब्लैंक चेक दे दिया उसमें बाउंस हो जाएगा। क्रिमिनल लायबिलिटी उसमें भी आ जाएगी। ब्लैंक चेक कैसे दे रहे हो, आपको अंबानी के बेटे थोड़ी हो कि ब्लैंक चेक दे दिया। ये जो एग्जांपल था वो अलग था, मतलब यहाँ मैंने क्या बोला कि मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अमाउंट भर लेना या फिर स्टाम्प के हिसाब से भर लेना, तो उतने तेरे बैंक अकाउंट पैसे भी तो होने चाहिए ना। और मान लो चेक नहीं है, ऐसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो ये तो पुराने जमाने का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, यहाँ पे तो नगद चीज चलेगी ना, ऐसे मतलब है। चलो अब देखो बाउंसिंग में क्या बोल रहा है, एक तो क्रिमिनल लायबिलिटी है, दूसरा चेक इज सेड टू बी बाउंस्ड ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन, मतलब बाउंस कब माना जाएगा, बाउंस तब तक माना जाएगा जब इनसफिशिएंसी ऑफ फंड हो, मतलब आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं हो, है ना, या फिर द पेमेंट ऑफ द डेट दो थ्रो चेक शुड हैव बीन इन डिस्चार्ज ऑफ अ लीगली इन्फोर्सिएबल लायबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि पेमेंट जो डेट है, मतलब जितना मेरे को पेमेंट देना है चेक के थ्रू, शुड हैव बीन इन डिस्चार्ज ऑफ अ लीगली इन्फोर्सिएबल लायबिलिटी, मतलब के मेरी जो लीगली इन्फोर्सेबल लायबिलिटी है ना, वो अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुई है। तो कहने का मतलब क्या, या तो मेरे फंड ही इनसफिशिएंट हो गए, या फिर मेरी जो लीगली इन्फोर्सेबल लायबिलिटी है ना, वो अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुई है, तो भी आप कैसे पेमेंट कर दोगे, आपका पेमेंट रोक लिया जाएगा। या फिर द चेक शुड हैव बीन प्रेजेंटेड विद इन द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ चेक बीन
ड्रॉ, मतलब विद इन नहीं, इसमें आफ्टर आना चाहिए, एक मिनट, चेक बाउंड ओनली व्हेन द फॉलोइंग, हाँ ठीक है ठीक है, देखो या तो इनसफिशिएंसी ऑफ फंड है या फिर 3 महीने मतलब विद इन द 3 मंथ, मतलब 3 महीने के बाद अगर आप उसको जाओगे बैंक के पास तो वैसे ही वो मना कर देगा। मेरी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, दूसरा इन डिस्चार्ज ऑफ लीगल इन्फोर्सेबल लायबिलिटी, और तीसरा क्या है कि अगर आपने 3 महीने के अंदर अंदर उसको प्रेजेंट किया है तो ही बाउंस माना जाएगा, अगर उसके बाद प्रेजेंट किया तो सामने वाले की गलती है, अब तो वो चेक ही इनवैलिड हो गया। तो इसको याद करने का तरीका कैसा है, देखो इसका याद करने का तरीका है क्लिप से याद कर सकते हैं। सी से आ गया क्रिमिनल लायबिलिटी, फिर एल से आ गया लीगली इन्फोर्सेबल राइट, फिर आई से इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, और पी से आ गया प्रेजेंट विद इन 3 मंथ। मतलब अब इसको याद करना है, देखो एक तो इनसफिशिएंसी ऑफ फंड हो तो, या फिर लीगल इन्फोर्सेबल लायबिलिटी का डिस्चार्ज, या फिर 3 महीने के विद इन मैंने प्रेजेंट कर दिया हो तो, और क्रिमिनल लायबिलिटी है। ये सब अपन क्लिप से याद कर लेंगे, यही अपने को लिख के आना है, ठीक है। उसके बाद therefore we may conclude that the complaint can be filed after 45 days of the dishonor of the check। 30 दिन जो है वो नोटिस के, और 15 दिन किसके, रिसीट ऑफ द सेड नोटिस। मतलब देखो ऐसा है कि नोटिस मेरे पास मिला ना, तो उसके 15 दिन तक मेरे को क्या करना पड़ता है ना, 15 दिन तक मेरे को उसका मतलब जवाब वगैरह देना पड़ता है। तो इसलिए लिखा है कि जो कंप्लेंट वगैरह फाइल 45 डेज में हो सकती है, 30 दिन तो नोटिस पीरियड के, और 15 दिन जो मेरे को नोटिस इशू करने के मिलते हैं, ठीक है। अब देखो पेनल्टी के बारे में क्या लिखा है, देखो ये क्रिमिनल ऑफेंस है और पनिशेबल है। पनिशेबल कितना है, 2 साल तक की जेल हो सकती है, और जितने का चेक था ना उससे ट्वाइस अमाउंट आपसे ले लेंगे, या फिर दोनों। मैंने क्या बोला, या तो 2 साल तक की जेल, या फिर जितने का चेक था उसका दुगना अमाउंट ले लेंगे, या फिर दोनों। 2 साल तक की जेल या फिर जितने का चेक था उसका दुगना अमाउंट ले लेंगे, या फिर दोनों। यहां तक कुछ क्लियर, कुछ दिक्कत आई क्या, कहीं भी दिक्कत, मतलब कुछ भी? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द होल्डर, इसका क्या मतलब है, देखो प्रिजम्पशन का मतलब है कि पहले से हम ये अज्यूम कर लेंगे कि देखो when the check is dishonored it shall be pre-assumed unless the contrary is provide that the holder जो है of the check received the check in accordance with the conditions। मतलब कि कुल मिला के कि अगर मैंने किसी होल्डर को इंडोर्स किया है या फिर इंडोर्स बाय डिलीवरी किया है तो उसके पास गुड टाइटल है और उसको ओनर माना जाए, उसको रियल ओनर माना जाए। मतलब मैंने इसके फेवर में ही क्या किया है, होल्डर के फेवर में ही इंडोर्स किया है, डिलीवर किया है, ये प्री अज्यूम माना जाएगा। मतलब फॉर डिस्चार्ज ऑफ हिज डेट होल आर इन पार्ट एविडेंशियल बर्डन है ऑन द अक्यूज। इसका क्या मतलब है कि अगर होल्डर है ना तो अगर कुछ नहीं माना जाएगा तो हम ये मानेंगे कि इसके पास गुड टाइटल है। मैंने क्या बोला, कुछ नहीं बोलेंगे ना तो माना जाएगा इसके पास गुड टाइटल है और इसको जो मिला है वो कहीं ना कहीं किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही मिला है। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, प्री अज्यूम्ड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। मतलब जब तक आप प्रूव ना करो हम तो ये मानेंगे कि होल्डर जो है उसने जो चेक रिसीव किया है ना वो सारी कंडीशंस को फुलफिल करके किया है ना, और सारी डेट जो है वो डिस्चार्ज करने के लिए ही उसके पास आया है, और ये एविडेंशियल बर्डन है ऑन द अक्यूज। मतलब कल को मान लो कि उसको जेल में बंद कर दिया तो एविडेंशियल बर्डन है कि भाई मेरे नाम पे है ना, तो ऑब्वियस सी बात है आप ये मान के चलो प्री अज्यूम करो कि मेरे को गुड टाइटल मिला है इसका, ठीक है। उसके बाद डिफेंस विच मे नॉट बी अलाउड इन एनी प्रोसीडिंग फॉर बाउंसिंग ऑफ द चेक। इसका क्या मतलब है, अगर मान लो चेक बाउंस हो गया तो डिफेंस नहीं मिलेगा। डिफेंस मतलब कि आप ये नहीं बोल सकते कि अरे क्रिमिनल लायबिलिटी थोड़ी है, मेरी गलती नहीं हुई थी, ये कब नहीं बोल सकते। देखो इट शेल नॉट बी डिफेंस इन अ प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस फॉर बाउंसिंग ऑफ चेक दैट द ड्रॉअर डिड नॉट बिलीव दैट द चेक मे बी डिसऑनर। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये डिफेंस नहीं है कि भाई मैं तो मान के चला था कि भाई डिसऑनर नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी होता है भाई। इनसफिशिएंसी ऑफ फंड है ना, अब आपने माना या ना माना, आप मतलब डिड नॉट बिलीव दैट द चेक मे बी डिसऑनर, मतलब हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये मेरे को तो लगा था हो ही जाएगा। तो लगने से काम नहीं चलता ना, मतलब हो ही जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपको उसका देखना तो पूछना था उससे। तो अगर ऐसा कुछ हुआ और आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं है, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड है, तो आपकी ही गलती है ना, ऐसे आपके अंदाजे से काम नहीं चलता, ठीक है। अब प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे आ जाते हैं। देखो भाई प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, देखो एक्सेप्टेंस मतलब क्या है कि अब क्या है ना, मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा। देखो अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर साइट, मतलब देखने के बाद, वेयर नो प्लेस और टाइम इज स्पेसिफाइड फॉर प्रेजेंटमेंट। मतलब देखो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब आज मेरे को इसका पैसा लेना है सामने वाले से, ठीक है। तो अगर मान लो कोई प्लेस में और टाइम मैंने स्पेसिफाई ही नहीं किया कि भाई कहां पर आकर के पैसे लूंगा, कौन सी डेट पे, मतलब कितने टाइम पे लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं बताया, तो ऐसे केस में क्या होगा पता है ना, सबसे पहले प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई फॉर एक्सेप्टेंस, ठीक है, बाय अ पर्सन एंटाइटल्ड टू डिमांड एक्सेप्टेंस। मतलब कौन कौन कर सकता है, देखो या
प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई, किसको करेंगे? ड्रॉई, जिसको एक्सेप्ट करना है। जैसे मैंने क्या बोला था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, ड्रॉअर ड्रॉई को भेजता है कि भाई तू एक्सेप्ट कर ले, तो ड्रॉई को भेजा हुआ है। बाय अ पर्सन एंटाइटल्ड टू डिमांड एक्सेप्टेंस, ठीक है, कौन? जो एंटाइटल्ड है, मतलब मैं ड्रॉअर हूं तो मैं एंटाइटल कर रहा हूं ना कि तू मेरे बिल को एक्सेप्ट कर विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज ड्रॉन, रीजनेबल टाइम में जाना चाहिए। ऑन अ बिजनेस डे, बिजनेस डे पे ही भेजो, ऐसा हर जगह मत भेज दो कभी भी कि आप भले दिवाली के दिन भेज रहे हो, ऐसा मत करो, बिजनेस डे में भेजो, है ना, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स भेजो। मतलब ऐसा नहीं कि नेशनल हॉलीडे के दिन भेज दो या फिर रात की 3 बजे भेज रहे हो, ऐसी चीजें नहीं करनी। बिजनेस डे पे भेजो और बिजनेस आवर्स पे भेजो। एंड व्हेन द ड्रॉई कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर द रीजनेबल सर्च, इसको डिसऑनर मान लिया जाएगा। मतलब मैंने क्या अभी तक मैंने क्या पढ़ाया कि मैं ड्रॉअर हूं और मैं ड्रॉई को एक्सेप्ट करने के लिए भेज रहा हूं। तो जब एक्सेप्ट करने के लिए भेज रहा हूं तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? ड्रॉई को एक्सेप्टेंस के लिए जब भेज रहे हो तो सबसे पहले कौन भेजेगा? जो सीक कर रहा है, डिमांड कर रहा है कि भाई मेरा बिल एक्सेप्ट कर, रीजनेबल टाइम में भेजूंगा, है ना, बिजनेस डे पे भेजूंगा, बिजनेस आवर्स पे भेजूंगा। और अगर वो फाउंड नहीं हुआ रीजनेबल सर्च के दौरान, मतलब मैंने पड़ोसियों से पूछा इधर उधर और कोई नहीं बता पाया, तो वो डिसऑनर हो जाएगा। उसके बाद वेयर अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज डायरेक्टेड टू द ड्रॉई एट अ पर्टिकुलर प्लेस, मतलब ऐसा बोल दिया गया है कि भाई इस पर्टिकुलर प्लेस पे ही वो मिलेगा। इट शैल बी प्रेजेंटेड एट दैट प्लेस, मतलब हमने बोल दिया इस पे प्रेजेंट करना तो इसी प्लेस पे प्रेजेंट करना। वेयर एज एट द ड्यू डेट ऑफ द प्रेजेंटमेंट ड्रॉई कैन नॉट बी फाउंड, है ना, रीजनेबल सर्च में नहीं मिला तो डिसऑनर हो जाए। मतलब दोनों में एक ही गाना गा रहा है, या तो प्लेस नहीं करी तो हम उसके बिजनेस आवर्स में जाएंगे, बिजनेस प्लेस पे जाएंगे वगैरह वगैरह, है ना, और बिजनेस डे पे जाएंगे, हर कभी उठ के नहीं चले जाएंगे। लेकिन अगर गए नहीं मिला, रीजनेबल सर्च करी तो भी नहीं मिला, तो क्या करेंगे? डिसऑनर मार लेंगे। या फिर अगर मान लो कि पर्टिकुलर प्लेस का बोला तो उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाएंगे, है ना, अगर वो नहीं मिला तो रीजनेबल सर्च करेंगे और रीजनेबल सर्च से भी नहीं मिला तो क्या करेंगे? उसको डिसऑनर करार कर देंगे। और ऑन द डिफॉल्ट ऑफ प्रेजेंटमेंट द पार्टी इज नॉट लाइबल टू द पर्सन मेकिंग द डिफॉल्ट, मतलब अगर किसी ने डिफॉल्ट किया है तो पार्टी लाइबल नहीं होगी, है ना, टू द पर्सन फॉर मेकिंग द डिफॉल्ट। मतलब ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द प्रेजेंटमेंट, अगर मान लो हमने प्रेजेंट करने में कोई डिफॉल्ट कर दिया तो पार्टी लाइबल नहीं होगी टू द पर्सन मेकिंग द डिफॉल्ट, मतलब आपने गलती करी तो फिर उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद प्रेजेंटमेंट फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉमिसरी नोट, अभी तक हम यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे थे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या था? मैं ड्रॉअर हूं और मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं तो उसकी एक्सेप्टेंस सीख कर रहा हूं कि तू एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन यहां पर प्रॉमिसरी नोट की एक्सेप्टेंस की बात चल रही, देखना क्या है। प्रॉमिसरी नोट इज पेबल एट अ सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट, देखने के बाद शेल बी प्रेजेंटेड टू द मेकर देयरफॉर फॉर साइट, कि भाई तू देख करके चेक कर ले। और पेमेंट है क्या? कहाँ हेडिंग में, मतलब कहाँ पे बोल रहा हो आप? एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? सेक्शन 62 यहाँ पे पेमेंट लिखा, पेमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। अच्छा, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। मतलब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्योंकि हाँ ठीक है वो लॉजिकली सही भी है, यहाँ पे पेमेंट आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि मैं ड्रॉअर हूं और मैं ड्रॉई को बोल रहा हूं तो एक्सेप्ट कर, लेकिन यहाँ पे तो मैं ही लिख के दे रहा हूं ना, तो वो सीधे मेरे पास ही आएगा, तो एक्सेप्टेंस की बात ही नहीं आई। तो यहाँ पर पेमेंट के लिए क्या है, या तो एक सर्टेन पीरियड में बता दो कि पेबल एट सर्टेन पीरियड, है ना, कि इतने इतने टाइम में दूंगा या फिर इस डेट को दूंगा, ठीक है। और शेल बी प्रेजेंटेड टू द मेकर देयर ऑफ फॉर साइट, है ना, बाय द पर्सन एंटाइटल्ड टू डिमांड पेमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम ऑन अ बिजनेस डे, बिजनेस आवर। मतलब मैंने तेरे को बोला ना कि इस डेट पे आ जाना, तो तू बिजनेस डे पे आ, है ना, या फिर बिजनेस आवर्स पे आ। रात को 3 बजे मेरा खटखटा के दरवाजा पेमेंट नहीं मांग सकता ना, देखो बिजनेस आवर्स पे आना पड़ेगा और बिजनेस डे पे आना पड़ेगा, है ना, और स्पेसिफाइड प्लेस पे आना पड़ेगा। ऑन अ डिफॉल्ट ऑफ प्रेजेंटमेंट नॉट लाइबिलिटी, मतलब अगर मान लो कि आपने प्रेजेंट ही नहीं किया, मतलब मेरे पास आए ही नहीं मांगने के लिए आपके डिफॉल्ट पे, तो फिर मैं पे करने के लिए लाइबल नहीं हूं। मतलब यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, यहाँ पे पेमेंट आएगा। यहाँ पे पेमेंट लिख देना, ठीक है, यहाँ पे पेमेंट लिख देना, बस यहाँ पे पेमेंट लिख देना। मैं कैसे लिखूंगा? उंगली से, चलो चलो लिख दिया मैंने, ठीक है, ये एक्सेप्टेंस को काट के पेमेंट लिख दो। चल, उसके बाद ड्रॉई जो है, देखो जो ड्रॉई है ना, टाइम फॉर डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन का क्या मतलब है? वेयर
ऑन अ प्रेजेंटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द पेमेंट ड्रॉई क्या क्या रिक्वायर करेगा, टाइम टू कंसीडर वेदर टू एक्सेप्ट इट एंड द होल्डर शुड अलाउ। मतलब अगर मान लो कि मैंने ड्रॉ किया तो उसको टाइम तो दो ना एक्सेप्ट करने का, तो हमने क्या बोला कि भाई हम इसको टाइम देंगे लेकिन 48 आवर्स का ही टाइम देंगे, मतलब शुड अलाउ हिम अ टाइम ऑफ 48 आवर्स, और इसको भी पब्लिक हॉलिडे एक्सक्लूड कर देना, मतलब 15 अगस्त के दिन मत बोलना एक्सेप्ट कर ले, किसी मतलब पब्लिक हॉलिडे को छोड़ करके किसी दिन आप उसको 48 घंटे का टाइम दे सकते हो एक्सेप्ट करने के लिए। अब प्रेजेंटमेंट फॉर द पेमेंट, इसका क्या मतलब है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, देखो प्रोमिसरी नोट जो है किसको प्रेजेंट किया जाएगा, मेकर को, ऑब्वियस सी बात है ना, मैं लिख रहा हूं तो मेरे पास ही तो आना पेमेंट लेने के लिए, प्रोमिसरी नोट मेकर को, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टर को, किसकी सीख कर रहे हैं अपन एक्सेप्टेंस, सामने वाला एक्सेप्ट करेगा ना उसको, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में किसकी, एक्सेप्टर की अपन है ना परमिशन मांग रहे हैं कि मतलब तू एक्सेप्ट कर, और चेक किसको, ट्रॉई कि बैंक एक्सेप्ट करेगा, कितना सिंपल है देखो, प्रोमिसरी नोट मेकर एक्सेप्ट करेगा क्योंकि मेकर को पेमेंट देना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टर को, जो मतलब जिसको पेमेंट देना है वही तो एक्सेप्ट करेगा, तो इसको देखो याद करने का तरीका कैसा है, प्रोमिसरी नोट मतलब पीएम, प्रोमिसरी नोट और मेकर मतलब पीएम जो है उसने बीए किया हुआ है, पीएम जो है उसने बीए किया हुआ है और वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस, इसलिए लिफ्ट नहीं लेता, सीढ़ियों से जाता है। क्या बोला मैंने, पीएम जो है पीएम वो क्या करता है, बीए किया हुआ है और इतना हेल्थ कॉन्शियस है कि सीढ़ियों से आता जाता है, तो पीएम बीए और सीडी, देखो क्या बोला, ऐसे याद करना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं होगा, पीएम फिर बीए, उसने क्या किया हुआ है बीए, ऐसे अतरंगी ऐसे फालतू चीज से याद होता है, बीए किया हुआ है और कैसे जाता है, सीढ़ियों से जाता है, क्यों, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस है, ठीक है। क्या बोला मैंने, पीएम प्रोमिसरी नोट और एम से पीएम, फिर बीए बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टर, और फिर सीडी चेक ड्रॉर, तो ये याद हो जाएगा, पीएम मतलब प्रोमिसरी नोट मेकर, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बी, फिर एक्सेप्टर, और फिर चेक, चेक किसका, ड्रॉर का, ठीक है। और क्या है, होल्डर और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ, ठीक है, क्लियर हुआ, मतलब ये क्या है कि किस किसको आप प्रेजेंट करोगे पेमेंट के लिए, वो है। फिर प्रेजेंटमेंट टू द एजेंट, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट मे बी मेड टू एन एजेंट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि या तो मैंने उसके एजेंट को दे दिया या फिर मैंने उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया कि आप पे करो, तो प्रेजेंटमेंट जो है वो एजेंट को भी हो सकता है और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी हो सकता है। अब टाइम के बारे में बात कर लो, देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन द डिमांड, अगर डिमांड पे है तो विद इन अ रीजनेबल टाइम, और मतलब एक तो रीजनेबल टाइम में आना और रिसीव्ड बाय द होल्डर, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द पेमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि आप कभी भी उठ करके आ गए, आपको रीजनेबल टाइम में आना पड़ेगा, ठीक है ना। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल आफ्टर डेट और साइट, मतलब अगर मान लो एक डेट स्पेसिफाइड की गई है तो आपको एट ए स्पेसिफाइड पीरियड आना पड़ेगा, या फिर आफ्टर डेट स्पेसिफाइड, जैसे मैंने बोला कि 3 महीने के बाद आना, तो आपको 3 महीने के बाद आना पड़ेगा, ठीक है। और विद इन ए रीजनेबल टाइम, मतलब अगर ऑन डिमांड है तो ऐसा नहीं कि आपने ड्रॉ करने के अगले दिन ही पहुंच गए, आपको रीजनेबल टाइम में आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोमिसरी नोट अगर इंस्टॉलमेंट में पे हो, ऐसा हो सकता है क्या, देखो सच अ प्रोमिसरी नोट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द पेमेंट ऑन द 3rd डे आफ्टर द डेट फिक्स, मतलब क्या है, अगर इंस्टॉलमेंट में पे है, मतलब मैंने बोल दिया कि प्रोमिसरी नोट जो है मैं हर महीने आपको 10-10 हजार रुपए दूंगा, तो आपको क्या करना है पता है, जैसे आज 10 तारीख को मैं पेमेंट दूंगा तो आपको 3 दिन छोड़ के आना है, मतलब कम से कम आप 3rd डे आफ्टर द डेट फिक्स्ड आपको आना है। ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट नॉन पेमेंट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट हैज सेम इफेक्ट ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट ऑन मैच्योरिटी, मतलब अगर आप नहीं आए तो आपकी गलती, मतलब कुल मिला के अगर नॉन पेमेंट का जो भी इफेक्ट हुआ, अगर आपने पेमेंट नहीं दिया तो प्रोमिसरी नोट जैसा ही इसमें होगा, मतलब जैसा इंस्टॉलमेंट का चलेगा वैसा ही, जैसे इकट्ठे पैसे का जैसा चलेगा वैसे इंस्टॉलमेंट का चलेगा। फिर आवर्स ऑफ प्रेजेंटमेंट के बारे में बात कर लेते, देखो यूजुअल बिजनेस आवर्स में आना, ऐसे नहीं कभी भी चले जाओ, है ना, ऐसा नहीं कि भाई 3 बजे 4 बजे कभी नहीं, आपको एक रीजनेबल आना है, और बैंकिंग में बैंकिंग आवर्स में आना है, जब एसबीआई का क्या ना हो रहा हो, लंच ना हो रहा हो, बैंकिंग आवर्स में आना है, ठीक है। फिर एक्सक्यूज फॉर डिले इन प्रेजेंटमेंट, मतलब एक्सक्यूज का क्या मतलब है, बहानेबाजी करना, देखो क्या है, डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और अ पेमेंट इज एक्सक्यूज्ड इन सच डिले, मतलब कब मान लिया जाएगा, चल हम जान देंगे, मतलब जब ठीक है चल तेरी मतलब तेरी गलती नहीं थी, कब कब, जब बियॉन्ड द कंट्रोल था, मतलब आपके कंट्रोल में ही नहीं था, ऐसा कुछ हो गया, या फिर नॉट इम्प्यूटेबल टू द डिफॉल्ट मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस ऑफ द होल्डर, मतलब इसका क्या मतलब है कि इम्प्यूटेबल मतलब कंस्ट्रूड, मतलब समझा नहीं जा सकता कि तूने डिफॉल्ट किया क्योंकि ये तो किसकी गलती थी, ये मतलब नेग्लिजेंस की, मतलब होल्डर की गलती थी, मतलब कब कब प्रेजेंटमेंट कब कब नहीं माना जाएगा, जब या तो बियॉन्ड दी कंट्रोल कोई चीज थी या फिर नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है तो फिर हम आपको नहीं पकड़ेंगे। और व्हेन द कॉज ऑफ द डिले सीज टू ऑपरेट इट शैल बी प्रेजेंट विद इन ए रीजनेबल टाइम, मतलब कि अगर मान लो
डिले वगैरह हो गया, ठीक है। तो अगर डिले वगैरह हो गया तो फिर भी आपको रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट करना है, ऐसा नहीं कि आप साल 2 साल के बाद आए और चेक को आपने प्रेजेंट कर दिया। आया क्या समझ में ये वाला पॉइंट? 6th वाला टाइम ऑफ प्रेजेंटमेंट कब कब हो सकता है। चलो अब अपन चलते 7th वाला, वो है प्लेस ऑफ प्रेजेंटमेंट। देखो प्लेस ऑफ प्रेजेंटमेंट कैसे कैसे हो सकता है, ओनली एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड नॉट एल्सवेयर। इसका क्या मतलब है, अगर मैंने बोल दिया कि मेरे इंदौर वाले ऑफिस में आकर के आपको पेमेंट देना, तो मतलब वहीं पे प्रेजेंट करोगे। पेमेंट लेना है अगर आपको है तो उसी ऑफिस में आके लेना पड़ेगा। स्पेसिफाइड प्लेस एंड नॉट एल्सवेयर, उस स्पेसिफाइड प्लेस में ही आपको आके पेमेंट लेना पड़ेगा। Specified place. In order to charge maker of a promissory note or the drawee or bills of exchange, it shall present at specified place. वही मतलब है कि specified place में आना पड़ेगा, है ना। और दूसरी बात है कि जो at place of business, मतलब अगर मान लो नहीं लिखा है, मतलब नो प्लेस स्पेसिफाइड, मैंने ये बताया ही नहीं कि आप कहाँ पे आकर के बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट लोगे, तो फिर बिजनेस जहां मेरा बिजनेस है, जहां मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां पे आ जाना, ठीक है। जो मतलब मेकर है या फिर जो ड्रॉई है, जिसको पेमेंट देना है, जिससे आपको पेमेंट लेना है, आप कहां आओगे, उसके बिजनेस प्रेमाइसेस में आओगे। और प्लेस ऑफ बिजनेस रेसिडेंस नॉट नोन, मतलब मान लो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस रेसिडेंस ही नोन नहीं है, कहां रहता है, उसका बिजनेस कहां करता है, कुछ नहीं पता, तो ऐसे केस में अगर नो प्लेस स्पेसिफाइड है तो पर्सन एट अ प्लेस वेयर ही कैन बी फाउंड, क्या बात लिखी, जहां मिल सकता है। कहां मिल सकता है, हाँ इस टाइम पे क्लब में होगा, इस टाइम पे यहाँ होगा, मतलब जहां मिल सकता है, जहां पे फाउंड है, इजीली फाउंड है, वहां पे चले जाओ, सिंपल। फिर क्या है, सिचुएशन व्हेन प्रेजेंटमेंट इज नॉट नेसेसरी। कब है, मतलब कब प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं होगा। नो प्रेजेंटमेंट फॉर द पेमेंट इज नेसेसरी एंड द इंस्ट्रूमेंट इज ट्रीटेड डिसऑनर्ड एट द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट। देखो कब कब हम ये मानेंगे प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं है, और अगर वो ड्यू डेट पे नहीं हुआ तो डिसऑनर मान लेंगे। देखो सबसे पहले अगेंस्ट द मेकर, देखो इफ द मेकर ड्रॉअर और एक्सेप्टर इंटेंशनली प्रिवेंट द प्रेजेंटमेंट, इसका क्या मतलब है, अगर तू जानबूझ के प्रिवेंट कर रहा है, मतलब तू जानबूझ के ऐसी मतलब नालायकी कर रहा है कि तू प्रिवेंट कर रहा है प्रेजेंटमेंट को, तो तेरी गलती है ना। मतलब जिसको पेमेंट लेना है, मतलब सॉरी जिसको पेमेंट देना है, मैं मेकर हूं, मैं एक्सेप्टर हूं, है ना, या फिर मैं ड्रॉई हूं, और मेरे को पेमेंट देना है, मैं जानबूझ करके प्रिवेंट कर रहा हूं कि तू प्रेजेंट मत कर। मतलब जिस दिन वो मेरे को मालूम है कि यार इस दिन ये आने वाला है मेरे से पेमेंट लेने, उस दिन मैंने बिजनेस दुकान का ताले बंद कर दिया, ऐसी कुछ हरकत कर रहा हूं, है ना। या फिर इफ द इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल एट हिज प्लेस ऑफ द बिजनेस, जब वो क्लोज कर देगा, जानबूझ के उसने क्या किया, यूजुअल बिजनेस आवर्स में बिजनेस बंद कर रखा है, जानबूझ के दुकान बंद कर रखी है। या फिर इफ द इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल एट सम अदर स्पेसिफाइड डेट नीदर ही नर अ पर्सन फाउंड प्रेजेंट एट सच प्लेस। हमने बोला था कि इस पर्टिकुलर प्लेस में इस दिन आ जाना, आ ही नहीं रहा है। या फिर रीजनेबल सर्च में अंडरग्राउंड ही हो गया, ऐसे कुछ भी हरकतें करेगा तो डिसऑनर मान लेंगे, ठीक है। और इफ द इंस्ट्रूमेंट इज वन not being a payable at a specified place but he cannot be found after due search, वही लिखा हुआ है कि specified place में भी नहीं मिला और ड्यू सर्च करके पड़ोसियों से पूछा, आसपास पूछा, कहीं भी नहीं मिला, तो फिर ये डिसऑनर मान लिया जाएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सिचुएशन जब प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं है, कब, जब उसको हम डिसऑनर मान लेंगे, जब ये नालायकी करे। कौन कौन सी नालायकी करे, वो क्या करे, सामने वाला जो होल्डर है ना उसको प्रिवेंट करे कि भाई तू आई मत, या फिर अपना बिजनेस क्लोज कर दे, जानबूझ के दुकान बंद कर दे, जहां पे उसने बुलाया था वहां पे वो जा ही नहीं रहा है, बुलाती है लेकिन वो जा नहीं रहा है। और फिर क्या है कि ड्यू सर्च के बाद भी वो क्या है ना, मिल नहीं रहा है, ऐसी चीजें। फिर सेकंड वाला, ये भी इस केस में भी क्या होगा, डिसऑनर हो जाएगा। अदर सर्कमस्टांसेस जब प्रेजेंटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, देखो वेयर द ड्रॉई इज अ फिक्टिशियस पर्सन और इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ड्रॉई है ना फिक्टिशियस पर्सन है, रियल पर्सन है ही नहीं, या फिर वो माइनर है, या फिर पागल है, अनसाउंड माइंड का है, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। या फिर वेयर द ड्रॉअर एंड द ड्रॉई सेम पर्सन, मतलब ड्रॉअर ड्रॉई सेम पर्सन हो गए। वेयर द बिल इज डिसऑनर्ड और बाय नॉन एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो मैंने क्या बोला, जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा, मतलब आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो फिर वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर ही मान लिया जाएगा, क्योंकि फिर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बना, तो ये डिसऑनर मान लिया जाएगा। फिर वेयर द प्रेजेंटमेंट हैज बिकम इम्पॉसिबल, जब किसी भी कारण की वजह से प्रेजेंटमेंट ही इम्पॉसिबल हो गई, तो क्या होगा, इसको अपन याद कैसे रखेंगे, ISFD से। इज FD मतलब I से क्या हो गया आपका इम्पॉसिबल, फिर S से आया आपका सेम पर्सन, F से आया फिक्टिशियस पर्सन और D से आया डिसऑनर। फिर रूल्स ऑफ कॉम्पनसेशन, देखो रूल्स ऑफ कॉम्पनसेशन मतलब क्या है, ये क्या है, रूल्स ऑफ कॉम्पनसेशन मतलब कब कब आपको कॉम्पनसेशन, हर्जाना, भुगतान देना पड़ेगा। देखो द कॉम्पनसेशन पेएबल इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ द प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक शेल बी डिटरमाइंड। कॉम्पनसेशन कैसे कैसे करेंगे, देखो
द होल्डर इज एंटाइटल्ड टू द अमाउंट ड्यू अपॉन द इंस्ट्रूमेंट टुगेदर विद द एक्सपेंस प्रॉपर्ली इनकर्ड इन द नोटिंग। मतलब जो भी उसको नोटिंग वगैरह में, स्टाम्प पेपर में इतने जो चार्जेस वगैरह लगे ना, वो रिकवर कर सकता है होल्डर। मतलब जब आपसे पैसे लेने आएगा ना, तो वो साथ ही साथ नोटिंग वगैरह का चार्जेस वगैरह भी ले लेगा जो लगे। एंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% शैल बी पेएबल ऑन द सम फॉर द पीरियड ऑफ डिले। याद रखना, यहाँ पे डिले में 18% इंटरेस्ट मिलता है, ये लिख के आना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। कि अगर मान लो कि आपको कुछ डिले हुआ पेमेंट मिलने में, तो आप 18% का इंटरेस्ट इंटाइटल कर सकते हो। दूसरी बात है, एक्सपेंस जो है वो भी आप मांग सकते हो। फिर when the person charged and such endorser reside at different place, the endorser is entitled to receive such sum एट अ करंट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू प्लेसेस। मतलब आने जाने का जो खर्चा वगैरह हुआ है ना, वो भी मांग सकते हो अगर मेरे को आने जाना पड़ा तो। उसके बाद अदर कॉम्पनसेशन एज में भी डिटरमाइन, मतलब जो भी कॉम्पनसेशन लगा ना, मेरे आने जाने का खर्चा, ठीक है, आप इधर उधर रहते हो, या फिर अगर मान लो नोटिंग का खर्चा लगा, या फिर आपने डिले किया तो मैं इंटरेस्ट लूंगा 18%, या फिर कोई भी अदर कॉम्पनसेशन जो नेसेसरी मेरा खर्चा हुआ है, जो कोर्ट डिटरमाइन करता है, तो क्या है, मैं कॉम्पनसेशन लेने के लिए इंटाइटल्ड हो जाऊंगा। कंप्लीट हो गया क्या? चलो, है ना, कॉम्पनसेशन लेने के लिए इंटाइटल हो जाऊंगा। तो इसका जो शॉर्ट कोड है वो क्या है, आईएसओ एक्सपेंस। आईएसओ एक्सपेंस मतलब आईएसओ समझते हो? आईएसओ मतलब ना, जो अपनी क्वालिटी का, जैसे अपन कुछ मशीनरी बेचते हैं तो वो ISO 1000 ऐसा होता है ना, ऐसे याद रख लो कि ISO रजिस्टर कराने गया तो मेरे कुछ एक्सपेंस लग गए। आई से आया इंटरेस्ट, फिर बैठ रहे हो बेटा, क्या है, आई से आया इंटरेस्ट, एस से आया तत्सम, ओ से आया अदर कॉम्पनसेशन, और फिर एक्सपेंस है एक्सपेंस, तो ISO एक्सपेंस। अब मेरी बात सुनो 5 मिनट, उसके बाद जाना। अब अपना हो गया नेगोशिएबल भी समाप्त।